गुड मॉर्निंग ऑल। शुरू करते हैं इनफच के आज के लेक्चर को। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इलस्ट्रेशंस पे, एग्जाम्पल पे। ठीक है, फ्रिक्शन हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट कर लिया था लास्ट क्लास के अंदर और वहाँ पर हमने दो सेक्शन को कवर किया था। सबसे पहले सेक्शन में मैंने आपको बताया था कि फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन की जनरल डेफिनेशन क्या होती है। फिर टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन दैट इज ड्राई फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन, इंटरनल फ्रिक्शन के ऊपर हमने डिस्कशन किया था। उसके बाद हमने सेक्शन सेकेंड स्टार्ट कर लिया था और सेक्शन सेकेंड के अंदर हमने देखा था टाइप्स ऑफ ड्राई फ्रिक्शन एंड उसके करस्पॉन्डिंग जो लॉज होते हैं जिसको अपन इफेक्टिवली या कलेक्टिवली लॉज ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं वो हमने देख लिया। ठीक है, हमने क्या देखा कि ड्राई फ्रिक्शन यानी दो सॉलिड सरफेस के बीच जो फ्रिक्शन लगता है उसके जनरली अपन तीन कैटेगरी में उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक को कहते हैं स्टैटिक, दूसरे को कहते हैं लिमिटिंग और तीसरे को कहते हैं अपन काइनेटिक कहते हैं या डायनामिक भी कहते हैं। स्टैटिक कब होता है? जब दो सरफेस के बीच रिलेटिव मोशन हुआ नहीं है, होने की टेंडेंसी आई है। ठीक है, उस समय जो फ्रिक्शन लगता है उसको स्टैटिक कहते हैं। स्टैटिक का कोई भी फॉर्मूला होता नहीं। ठीक है, और जब ऑन द वर्ज ऑफ रिलेटिव मोशन सिस्टम होता है तो उस समय जो फ्रिक्शन लगता है उसको अपन लिमिटिंग कहते हैं। लिमिटिंग स्टैटिक का ही मैक्सिमम वैल्यू होता है जिसका फॉर्मूला होता है दैट इज एफ एस की वैल्यू म्यू एस इंटू एन। उसके बाद अपन बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन की। काइनेटिक फ्रिक्शन अगेन जब वाकई में रिलेटिव मोशन हो रहा होता है दो सरफेस के बीच तो उस समय जो फ्रिक्शन लगता है उसको अपन काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। एंड अगेन काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है दैट इज एफ के इक्वल्स टू म्यू के इंटू एन। ठीक है, ये तो लास्ट क्लास की बात करी। तो लास्ट क्लास के अंदर जो हमने थ्योरी डेवलप किया उस पर बेस्ड आज के क्लास में अपन कुछ न्यूमेरिकल, कुछ एग्जाम्पल, कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। तो आइए भाई फटाफट देखते हैं इलस्ट्रेशंस या एग्जाम्पल। ठीक है, तो बेसिकली आज की क्लास में अपन मेनली न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने वाले हैं फ्रिक्शन को कंसीडर करते हुए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक रफ सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस रफ सरफेस पर हमने क्या रखा है, एक ब्लॉक रख दिया है। ठीक है, इस ब्लॉक का मास सिंप्लीफाइड रखा है हमने 10 kg रखा है और अब अपन क्या करते हैं इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, और ये जो फोर्स है वो टाइम के साथ साथ वेरी कर रहा है। ठीक है, टाइम के साथ साथ वेरी कर रहा है और 5t न्यूटन के बराबर है। ऐसा यूनिट है 5t न्यूटन के बराबर ये आपने क्या लगाया है, फोर्स लगाया है। यूनिट इसकी क्या है, न्यूटन है, दैट इज ऐसा यूनिट है। और जैसे जैसे टाइम वेरी करेगा वैसे वैसे फोर्स का मैग्नीट्यूड वेरी करने वाला है, डायरेक्शन हमेशा लेफ्ट टू राइट रहने वाला है। ठीक है, तो अंडर दिस सिचुएशन, अच्छा एक और चीज है, अब की बार सरफेस ऑफ कांटेक्ट यानी ग्राउंड और ब्लॉक के बीच जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है, रादर रफ है। तो इनके बीच जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है वो अलग अलग मेंशन कर रखा है। म्यू एस की जो वैल्यू है वो मान के चलिए 0.6 दे रखा है और म्यू के की जो वैल्यू है वो 0.5 दे रखा है। ठीक है, और आपसे पूछता है फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन, find acceleration of block and friction force, obviously block and ground के बीच and friction at अलग अलग टाइम है आपके पास। पहला टाइम है आपके पास t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर। ठीक है, दूसरा टाइम आपके पास है t इक्वल्स टू आप कह सकते हो 8 सेकेंड पर और तीसरा टाइम है आपके पास t इक्वल्स टू 15 सेकेंड पर। तो अलग अलग टाइम पर क्या क्या होने वाला है, एक्सेलरेशन बताना ब्लॉक का और फ्रिक्शन फोर्स बताना है आपको, यही सवाल है। चलिए वीडियो को आपको करना है पॉज और उसके बाद आपको करना है उसको सॉल्व। चलिए भाई सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को। चलिए अब मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। देखिए होगा क्या, ऐसा सिचुएशन का ग्राफ मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर पढ़ाया था ना। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको एक ग्राफ पढ़ाया था जहां पर स्पेशल कंडीशन था। वहां पर मैंने आपको बताया था कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर ना हो जाए, जब तक एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर ना हो जाए तब तक ब्लॉक जो होगा वो आपका मूव नहीं करने वाला है। और अगर आपने फोर्स को लिमिटिंग से ज़्यादा रखा तभी ब्लॉक मूव करेगा, तभी ये सिस्टम क्या होगा, एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि ये इनिशियली कैसा है, रेस्ट पर है। इनिशियली ये आपका जो ब्लॉक है वो रेस्ट पर है। ठीक है,
तो सबसे पहले इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपन वो टाइम इंस्टेंट फाइंड करते हैं जहां पर ये एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाए, ठीक है। एफबीडी वगैरह तो बनाएंगे ही, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का ही ये एक्सटेंडेड है। तो नॉर्मल आपका यहाँ पे देखिए आ गया, उसके अलावा mg यानी कि 100 यहाँ पे चला आया और उसको अपोज करता हुआ यहाँ पर फ्रिक्शन आ जाएगा। और लिमिटिंग फ्रिक्शन की अगर अपन बात करें तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ जाती है, μs इंटू एन। म्यूएस की वैल्यू सवाल में दे रखा 0.6 और मुझे पता है कि वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा, वर्टिकल डायरेक्शन में सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम पर है, तो जो नॉर्मल की जो वैल्यू होगी वो 100 यानी mg के बराबर होगी। तो आप नॉर्मल की जगह पर कितना रखने वाले हैं, 100 रखने वाले, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 60 हो गई, ठीक है। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं है, रेदर लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है। और कैपिटल F की वैल्यू कितने टाइम पर लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगा वो अपन टाइम निकाल लेते हैं। सपोज कीजिए t इक्वल टू t0 पे ऐसा होने वाला, यानी कि 5t0 पे 5t0 ये आपका एक्सटर्नल फोर्स है और इस टाइम पर दोनों जो लिमिटिंग फ्रिक्शन और ये बराबर हो जा रहे हैं। तो यहाँ से आप आसानी से देख सकते हो, इसको आपने कैंसिल कर लिया, t की वैल्यू t0 की वैल्यू कितनी आ गई, 12 सेकेंड आ गई, t0 की वैल्यू कितनी आ गई, 12 सेकेंड आ गई, यानी कि 12 सेकेंड से पहले, चूंकि आप देख रहे हो फोर्स टाइम के साथ साथ लीनियरली है, यानी कि टाइम के साथ साथ फोर्स क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेशियो में ये बढ़ रहा है, टाइम बढ़ेगा फोर्स भी बढ़ेगा, यानी t0 की वैल्यू 12 सेकेंड पर एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग फोर्स के बराबर है, क्या है उससे, क्या है, बराबर है। और उससे पहले अगर मैं टाइम की बात करूं तो फोर्स लिमिटिंग से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और ये ब्लॉक आपका मूव नहीं करेगा। तो अगर आप ऑप्शन में देखते हो यहाँ पे, तो t की वैल्यू 2 सेकेंड और t की वैल्यू 8 सेकेंड, ये जो है वो 12 सेकेंड से छोटा है, यानी इन दोनों के वक्त क्या होगा, बॉडी आपकी मूव नहीं करेगी, एक्सेलरेशन यहाँ पर भी 0 होगा और यहाँ पर भी 0 होगा। क्यों, क्योंकि मूव करना ही कितने टाइम पे शुरू किया है, 12 सेकेंड के ऊपर, ठीक है। तो t की वैल्यू 2 सेकेंड पर भी एक्सेलरेशन 0 होगा, t की वैल्यू 8 सेकेंड पर भी एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। लेकिन t की वैल्यू 15 सेकेंड 12 सेकेंड से अधिक है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी जो कि अपन कैलकुलेट करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो सवाल में हमने एक पार्ट तो कर लिया एक्सेलरेशन, अब अपन बात करेंगे फ्रिक्शन के ऊपर। फ्रिक्शन की बात करेंगे, जब मुझे पता है कि ए और बी कंडीशन पे बॉडी मूव ही नहीं किया है, बॉडी रेस्ट पर है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, यानी स्टैटिक कंडीशन है, इसका मतलब अभी जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो स्टैटिक लग रहा होगा। स्टैटिक का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है, स्टैटिक क्या करता है, सिस्टम को स्टैटिक बनाने के लिए, 10 kg को रेस्ट पे रखने के लिए जितना आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे फ्रिक्शन उतना ही अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। इट इज स्टैटिक, इट डू नॉट हैव एनी फॉर्मूला, इट इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। तो भाई देखेंगे t की वैल्यू 2 सेकेंड पे आपसे पूछा है, तो यहाँ पे अगर आप t की वैल्यू 2 सेकेंड रखेंगे तो 5 इंटू 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 सेकेंड, 10 न्यूटन हो जाएगी। तो फ्रिक्शन को भी यहाँ पर कितना होना पड़ेगा, 10 न्यूटन होना पड़ेगा। तो यहाँ पर फ्रिक्शन जो होगा वो स्टैटिक होगा और जिसकी वैल्यू 10 न्यूटन के बराबर होगी। यहाँ पर भी अपन बात करेंगे, t को अगर मैंने 8 रखा, t को अगर मैंने यहाँ पर 8 रखा तो 5 8 जा कितना हुआ, 40 हुआ, 5 8 जा 40 हुआ। तो आप देख सकते हो 40 यानी फ्रिक्शन को कितना होना पड़ेगा, 40 होना पड़ेगा। तो स्मॉल एफ की वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी, 40 न्यूटन होना पड़ेगा। क्लियर है। अब यहाँ पे बात करेंगे टी की वैल्यू 15 सेकंड पे अपने को एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहिए। एक बात तो तय है कि टी की वैल्यू 15 सेकंड पे बॉडी एक्सेलरेट, यानी पहले अगर रेस्ट पे था अब एक्सेलरेशन पॉसिबल है, यानी कि कुछ ना कुछ वेलोसिटी आई होगी। वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में आती है तो काइनेटिक फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगने वाला है, यानी अब जो फ्रिक्शन लगेगा वो काइनेटिक लगेगा। काइनेटिक का फॉर्मूला क्या हो जाता है, वो बदल जाता है। काइनेटिक का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू के इंटू एन होता है। सवाल में म्यू एस और म्यू के अलग अलग दे रखा था, इसलिए एफ एस और एफ के की वैल्यू अलग अलग आएगी। म्यू के की वैल्यू देखिए कितना दे रखा है, 0.5 दे रखा, तो रखेंगे 0.5 इंटू नॉर्मल, नॉर्मल आपके पास कितना आ गया, 100 आ गया। तो ये 50 न्यूटन के बराबर है, यानी कि टी की वैल्यू 15 सेकंड में जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो काइनेटिक होगा और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 15 के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, 15 के बराबर होगी। और उस समय जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा, टी को अगर मैंने यहाँ पे 15 रखा, सॉरी टी को अगर मैंने यहाँ पे 15 रखा तो 50 इंटू 5 कितना हो गया, 75 हो गया। तो इसके वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75 हो जाएगी। तो 50 इंटू 5 75 आपने इस डायरेक्शन में रखा है, काइनेटिक फ्रिक्शन इधर 15 लग रहा है। तो अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन अपन कैसे निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन अपन निकाल सकते हैं 75 15 इंटू 5 75 माइनस यहाँ से आप 15 कर सकते हो, नेट फोर्स डिवाइडेड बाई मास आपके पास 10 आ गया। कितना आ गया भाई, देखिए 60 आ गया क्या, अपॉन 10।
ठीक है, 550716, ठीक है। यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एक्सेलरेशन जो होगा वो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, किसका, ब्लॉक का। एंड इस समय जो फ्रिक्शन लगने वाला है उसकी वैल्यू कितनी होगी, काइनेटिक होगी, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 50 न्यूटन। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपको बेसिक क्लियर करके देगा। बढ़िया, समझ में आ गया। तो देखिए फ्रिक्शन के जो प्रॉब्लम होते हैं वो नॉर्मल न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जैसा ही होता है। फ्रिक्शन के जो प्रॉब्लम होते हैं वो नॉर्मल न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जैसा ही होता है। बस यहाँ पर एक चीज़ जहाँ पे आपको डाउट आ सकता है, दिक्कत आ सकता है, वो ये कि हमें पहचानना होता है कि फ्रिक्शन लग तो रहा है, पर फ्रिक्शन कौन लग रहा है, कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, मतलब कि स्टैटिक लग रहा है, लिमिटिंग लग रहा है, काइनेटिक लग रहा है, कौन सा लग रहा है, ये हमें आइडेंटिफाई करना। एक बार हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया, देन इट इज जस्ट अ रूटीन प्रॉब्लम ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, चलिए एक और छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ऊपर नेक्स्ट पेज पे चले आते हैं। इसको क्या हो गया, हाँ आइए अगला एक एग्जाम्पल और देखेंगे। छोटा छोटा एग्जाम्पल है। आपके पास एक छोटा सा यहाँ पर ब्लॉक रख रखा है, ठीक है, t की वैल्यू 0 पर, ब्लॉक यहाँ पर है, इसकी जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड, यानी इस इंस्टेंट पर 4 मीटर पर सेकेंड पर है इसकी वेलोसिटी, और ब्लॉक का जो मास है वो 5 kg है। ठीक है, ब्लॉक इधर मूव कर रहा है, लेकिन ये रफ सरफेस है, रफ सरफेस पे म्यू एस की वैल्यू अब की बार मैंने 0.5 ले लिया है, और म्यू के की जो वैल्यू है वो मैंने 0.4 ले लिया है। ठीक है, तो आपसे पूछता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, ये ब्लॉक थोड़ा डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक जाएगा, तो आपसे वही पूछा है फाइंड स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि कितने डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद फर्दर ये ब्लॉक रुक जाएगा। फाइंड स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ ब्लॉक। फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, यहां से और कितना चल के ब्लॉक रुक जाएगा। रुक क्यों रहा है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक रिटार्डिंग फोर्स है, इसे कर रहा है रिटार्ड। ठीक है, चलिए प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। वीडियो को करना है पॉज और प्रॉब्लम को करना है सॉल्व करके मुझे बताइए भाई, सबके सब बताइए। चलिए मैं सॉल्व करके बताता हूं। देखिए यहां पर वेलोसिटी दे रखा है, यानी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ब्लॉक क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। वेलोसिटी दे रखा है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ब्लॉक मूव कर रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, काइनेटिक। तो अपन इसको भूल जाएंगे, अपन किसको याद रखेंगे, इसको। काइनेटिक लग रहा है, चलिए फटाफट एफबीडी बनाई। यहाँ पे नॉर्मल हो गया, नीचे आपके पास mg दैट इज 5 × 10 50 हो गया। और अगर फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू के कितना दे रखा है 0.4, और नॉर्मल मुझे पता है ये वर्टिकल के अलॉन्ग इक्विलिब्रियम है, तो नॉर्मल की जो वैल्यू होगी वो 50 के बराबर हुई। कितना आ गया भाई, यहाँ पे बताइए 15 × 0.4 की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। ठीक है, तो फ्रिक्शन आपका लग रहा है 20 न्यूटन। किधर लग रहा होगा, वेलोसिटी के अपोजिट सेंस में फ्रिक्शन लग रहा है 20 न्यूटन का। यही फोर्स जो है इस 5 kg को रिटार्ड कर रहा है। ठीक है, रिटार्ड कर रहा है, तो रिटार्डेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे। रिटार्डेशन की वैल्यू अगर अपन फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, रिटार्डेशन की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे अपन फाइंड करेंगे, रिटार्डेशन कितना आएगा 20 जो कि फोर्स है डिवाइडेड बाई 5, उसका मास कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास क्या है, रिटार्डेशन है। ठीक है, अब ये अगर आपके पास रिटार्डेशन है तो बिकॉज ऑफ दिस रिटार्डेशन ये कहीं पे जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 होगी। तो यहाँ से यहाँ ये जो डिस्टेंस मान लीजिए s डिस्टेंस ट्रेवल किया, यही s आपसे पूछा गया। मुझे पता है कि रिटार्डेशन कांस्टेंट है, यानी आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो। इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा लगाएंगे, चूंकि डिस्टेंस फाइंड करना है, वेलोसिटी आपको पता है, तो आप लगाइएगा v² = u² + 2as। फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखा है कितना है, 4 का स्क्वायर करेंगे दैट इज 16 आ जाएगा। 2 एक्सेलरेशन चूंकि रिटार्डेशन इसलिए माइनस, कितना आपने रिटार्डेशन फाइंड किया, -4 × s। तो s की वैल्यू कितनी आ गई, इसको रीअरेंज कीजिए भाई, तो 16/4 2 = 8 मीटर, यानी कि 16/8 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 मीटर। यानी 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद यहाँ से यहाँ जो दूरी होगी वो 2 मीटर की होगी। 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये ब्लॉक रुक जाएगा। यही हो गया आंसर आपके पास, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो जस्ट एनएलएम जैसा ही है, एनएलएम ही है इनफैक्ट। और
यहाँ पर काइनेमेटिक्स का भी इस्तेमाल कर लिया हमने यहाँ पे। ओके, चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस करते रहेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहेंगे। आपके पास फिर से ये एक रफ सरफेस है, इस रफ सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक ले लेते हैं अपन। ये रहा आपके पास ब्लॉक, ब्लॉक की वैल्यू आपके पास 5 kg है, और अब की बार अपन क्या कर रहे हैं, इसको पुल कर रहे हैं किसी एंगल पे। ये एक्सटर्नल फोर्स F हमने लगा दिया ब्लॉक को मूव कराने के लिए, और हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो एंगल बना रहा है वो अपन बना लेते हैं 37 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ओके, बढ़िया, ठीक है। और यहाँ पर फिलहाल म्यू की वैल्यू जो दे रखी है वो 0.6 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बस मेंशन है, इसका मतलब आपको ये समझ के चलना है कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एज वेल एज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों की वैल्यू म्यू के बराबर है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर है। अब सवाल क्या है, आपसे ये पूछा है फाइंड एफ मिनिमम। एफ मिनिमम का मतलब क्या हुआ, मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। देखिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन सवाल फिक्स कर रखा है कि हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री का एंगल आपको बनाना है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के साथ आपको 37 डिग्री का एंगल बनाना है। तो फोर्स के मैग्नीट्यूड पे अपन यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, तो मैं आपको मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स फाइंड करना है। फाइंड एफ मिनिमम रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक। अभी ब्लॉक रेस्ट पे है, अभी जो ब्लॉक है वो आपका इनिशियली रेस्ट पर है, और इसको इस डायरेक्शन में मूव कराना है, ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टली मूव कराना, ऊपर लिफ्ट नहीं करना अपने को। फाइंड फोर्स मिनिमम रिक्वायर्ड टू मूव ब्लॉक अलोंग ग्राउंड। ग्राउंड के अलोंग आपको इसको मूव कराने के लिए इस फोर्स की मिनिमम कितनी वैल्यू होगी, यही आपसे सवाल पूछा है, ठीक है। चलिए वीडियो को करना है आपको पॉज, और उसके बाद आपको करना है सॉल्व, ठीक है। अब मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं, फटाफट आप एफबीडी बना लीजिए। देखिए यहां से लगा नॉर्मल, यहां से लगा आपके पास mg दैट इज 550, और इस फोर्स के आप दो कंपोनेंट ब्रेक कर रहे हैं। इधर f cos 37 डिग्री, cos 37 डिग्री की वैल्यू 4/5 होती है, आप यहाँ पे लिख सकते हो 4f/5, और यहाँ पर f sin 37 डिग्री, sin 37 डिग्री की वैल्यू होती है 3/5, यहाँ पे आपने लिख दिया 3f/5। उसके अलावा फ्रिक्शन लगेगा, और फ्रिक्शन ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स का कंपोनेंट है वो क्या कराने की कोशिश करेगा, इस 5 kg को इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इधर मूव कराने की कोशिश करेगा, टेंडेंसी करेगा। तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो उसके अपोजिट सेंस में लगेगा, ब्लॉक के ऊपर इधर लगने वाला है, और इस फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी वो अपने को पता है स्टैटिक होगा शुरुआत में, और बाद में जब अपन ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो क्या होगा, वो किसके बराबर होगा, काइनेटिक के बराबर होगा। लेकिन अपने को सवाल में क्या पूछा है, अपने को मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स पूछी है, यानी कि इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होनी चाहिए। अगर ये फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा हो गया तो ब्लॉक मूव कर जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगा तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा। तो कम से कम कितना फोर्स लगाओगे कि ये जस्ट मूव करना शुरू ऑन द वर्ज ऑफ मोशन हो जाए, यानी 4f/5। लिमिटिंग केस में आप लिमिटिंग सेंस में ये कह सकते हो कि 4f/5 यानी कि उस मिनिमम वाले कंडीशन में तभी तो होगा। उससे ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो मूव ही कर जाएगा, उससे कम लगाओगे तो मूव नहीं करेगा। तो मिनिमम कितना लगाना पड़ेगा, उसके बराबर, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर। तो उस कंडीशन में 4f/मिनिमम की जो वैल्यू होगी वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगी, लिमिटिंग के बराबर होगी। और लिमिटिंग की वैल्यू का फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा μs × n होता है। तो यहाँ पे आपके पास आ गया, देखिए 4f मिनिमम अपॉन 5 की जो वैल्यू होगी वो आपके पास आ गया μs के लिए सवाल में दे रखा 0.6, और यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू देखिए, मुझे पता है कि वर्टिकल डायरेक्शन में सिस्टम कैसा होगा, इक्विलिब्रियम पर होगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए नॉर्मल प्लस 3f/5 की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 50 के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से अगर आप नॉर्मल की वैल्यू उठा के यहाँ पे डालोगे तो नॉर्मल की वैल्यू आप यहाँ पे क्या रख सकते हो, 50 माइनस ऑफ, चूंकि वहाँ पे फोर्स मिनिमम है तो 3f/5 में भी f की वैल्यू अपन क्या रखेंगे, मिनिमम रखने वाले हैं, यानी कि यहीं पर जस्ट मोशन शुरू होने ही वाला है, और यही वैल्यू आपसे पूछा गया। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और f मिनिमम की वैल्यू अपन फाइंड कर लेंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पर 0.6 है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 4f मिनिमम अपॉन 5, और ये 0.6 × 50 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 हो जाएगी। 0.6 × 50 30,
और क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ पर 0.6 है और इंटू 3 है, 0.6 इंटू 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.6 इंटू 3 की वैल्यू आ जाएगी 1.8 एफ मिनिमम अपॉन 5। फिर इसको अपन इस साइड लेके जाते हैं तो 4 प्लस 1.8 कितना आ जाएगा, 4 प्लस 1.8 की वैल्यू आ जाएगी 5.8 अपॉन 5, ये आपके पास एफ मिनिमम और यहाँ पे आ गया 30। आप इसको रीअरेंज कर सकते हो, यहाँ से एफ मिनिमम की वैल्यू कितनी किसके बराबर होगी, 30 इंटू 5 करेंगे कितना आ जाएगा 150 और नीचे में आपके पास आ जाता है 5.8। तो ये जो भी वैल्यू है यही अपना आंसर है न्यूटन के अंदर। ऑब्वियसली ऐसा यूनिट में काम कर रहे हैं, यही न्यूटन अपना आंसर है। यानी अपने को कम से कम इतना फोर्स लगाना पड़ेगा कि ये जो ब्लॉक है वो किधर मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टली मूव कर जाए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया भाई? अच्छा, एक चीज़ अपन और क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि भाई ये फोर्स पे ये ब्लॉक ऊपर ना उठ जाए, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ऊपर ना उठ जाए मतलब 3F/5 ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू 50 से कम होनी चाहिए। 50 से कितनी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो ठीक है, तो F मिनिमम अपॉन 5 की जो वैल्यू होगी वो कितने होगी, 30/5.8। देख लेते हैं एक बार। तो 3 इंटू एफ मिनिमम अपॉन 5, एफ मिनिमम अपॉन 5 के यहाँ से आप लिख सकते हो कितना आता है 30/5.8, एंड इसके लिए आ जाती है 90/5.8। अभी 90/5.8 जो है, 90/5.8 जो है ऑब्वियसली 50 से तो छोटा ही है। 90/5.8 जो है यानी इसकी जो वैल्यू है वो 50 यानी इससे छोटा है। इसका मतलब ये इसको ऊपर उठाएगा नहीं, सिस्टम हमेशा हॉरिजॉन्टली मूव करने वाला। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए एक ऐसा ही प्रॉब्लम है, फिर से अपन सॉल्व करते हैं। अब की बार हमने इसको पुल किया था, अब अपन इसको सेम डेटा के साथ पुश करने वाले हैं और बिल्कुल सवाल सेम रहेगा। देखते हैं क्या है। फिर से आपके पास ये ग्राउंड हो गया, ग्राउंड पर आपने 5 kg का ब्लॉक ले लिया है, ये 5 kg का ब्लॉक है। यहाँ पर म्यू की वैल्यू 0.6 दे रखी है दोनों सरफेस के बीच, और अब की बार अपन क्या कर रहे हैं, इसको पुल नहीं कर रहे हैं, रादर पुश कर रहे हैं, और ये एंगल सेम 37 डिग्री है। ये आपके पास F है। तो आपसे फिर से वही सवाल पूछा गया है, फाइंड F मिनिमम सो दैट ब्लॉक will start moving along ground, ग्राउंड के अलॉन्ग मूव करने के लिए इसको कितना मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा। बिल्कुल लास्ट सवाल जैसा ही। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, और फिर उसके बाद मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ भाई। ठीक है, अब मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर नॉर्मल ऊपर लग गया, mg आपके पास नीचे है 50, और इस फोर्स का आप दो कंपोनेंट ब्रेक करोगे, एक इस डायरेक्शन में F cos 37 डिग्री दैट इज 4F/5, और एक आपके पास इस सेंस में आ जाएगा दैट इज 3F/5। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, mg भी नीचे की ओर लग रहा है और 3F/5 भी नीचे की ओर लग रहा है। इसका मतलब अब की बार 5 kg को ऊपर जाने की तो टेंडेंसी होगा नहीं, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में हमेशा इक्विलिब्रियम हो सकता है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में आप इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाएंगे 3F/5 और 50 नीचे की ओर है, दैट मस्ट बी काउंटर बैलेंस बाई नॉर्मल। तो यहाँ से 3F/5 की जो वैल्यू होने वाली है वो कितनी होने वाली है, नॉर्मल माइनस ऑफ 50 के बराबर। ठीक है, अब अगर मैं मिनिमम फोर्स की बात करूं तो यही जो फोर्स है वो ब्लॉक को अलोंग द इंक्लाइन प्लेन मूव कराने की टेंडेंसी रखता है, और इसको काउंटर बैलेंस कौन करेगा, यहाँ पे लगने वाला फ्रिक्शन। और कम से कम कितना इसकी वैल्यू हो कि ये ब्लॉक मूव कर जाए, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर इसकी वैल्यू होनी चाहिए। हमने देखा है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगा तो मूव नहीं करेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स होगा तो मूव कर जाएगा। तो कम से कम कितना चाहिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर चाहिए। तो उस समय 4F मिनिमम अपॉन 5 की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, वो μs इंटू एन के बराबर होगी, यानी 0.6 इंटू नॉर्मल यहाँ पर है। और मिनिमम कंडीशन में अगर अपन बात करेंगे तो मिनिमम कंडीशन में f की वैल्यू को अपन मिनिमम से रिप्रेजेंट कर लें। तो यहाँ पे देखेंगे ये 4F मिनिमम अपॉन 5 की जो वैल्यू होगी वो 0.6, और नॉर्मल की वैल्यू आप यहाँ से उठा के डाल दिए। देखिए नॉर्मल की वैल्यू अगर आप वहाँ से उठाओगे तो कितना आएगा, 50 प्लस 3F मिनिमम अपॉन 5 के बराबर आएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं।
0.6 इंटू 5 की 50 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर तो 30 आ गया, और ये 0.6 है, ये क्या है 0.6 है, तो 0.6 इंटू 3 करेंगे, 0.6 इंटू 3 की वैल्यू कितनी आती है 1.8 देखा है, और 1.8 को इस साइड लेके जाओगे तो माइनस होगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है, ठीक है। तो 4 माइनस ऑफ 1.8 की वैल्यू कितनी होगी, इसको अपन 4 इसको अपन 2.8 लिख सकते हैं क्या, 2.8 f मिनिमम अपॉन 5, और इस साइड आपके पास इसको तो इधर रखते हैं, ये 30 हो गया। ये चीज़ समझ में आया क्या, ये चीज़ समझ में आया। यहाँ पे 0.6 इंटू 3 कितना था 1.8 था, 4 से 1.8 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, 4 से 1.8 को सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे कुछ गलती हो गया, 4 माइनस 1.8 कितना हो जाएगा 2.2, भाई 2.2 प्लस 1.8 करेंगे, 2.2 प्लस 1 करो तो 3.2 आ गया, 3.2 में 0.8 को ऐड करोगे 4 बन जाएगा, ठीक है। तो 4 माइनस करना है अपने को कितना 1.8, तो इसके लिए 2.2 आ गया। यहाँ से आप f मिनिमम की जो वैल्यू निकालोगे वो किसके बराबर होगी, f मिनिमम की जो वैल्यू होगी वो 150 अपॉन 2.2 होगी, ठीक है। इतना न्यूटन होने वाला है। क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये दोनों सवाल कराने के पीछे पर्पस है। इससे पहले वाले सवाल में अपन क्या करा रहे थे, इससे पहले वाले सवाल में अपन इसको पुल कर रहे थे, क्या कर रहे थे, इसको खींच रहे थे। तो यहां पर खींचने के लिए जो सबसे कम फोर्स की रिक्वायरमेंट थी वो इतनी थी, और इस सवाल के अंदर अपन क्या कर रहे हैं इसको, सॉरी इस सवाल के अंदर अपन इसको क्या करा रहे हैं, इस सवाल के अंदर अपन इसको क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। तो पुश में जो फोर्स लग रहा है वो इतना लग रहा है, कम से कम जो फोर्स लग रहा है वो इतना लग रहा है। तो कौन सा है, कौन सा फोर्स कम है, देखिए इसका डेनोमिनेटर 2.2 है, कम है, और इसका जो डेनोमिनेटर है, इसका डेनोमिनेटर 5.8 है, इसका तो ये जो मिनिमम है वो आपके पास कम है। ये एफ मिनिमम की जो वैल्यू कम है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि आपको पुल करना आसान है, यानी आपको रिलेटिवली पुश के कंपैरिजन में पुल अगर आप करते हो तो आपको जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो कम लगाना पड़ेगा। क्यों कम लगाना पड़ेगा, इसका डेनोमिनेटर ज़्यादा, यानी ओवरऑल वैल्यू कम हो गई कंपेयर टू वहाँ पे। देखिए वहाँ पे 2.2 था पुश के दौरान, और यहाँ पर पुल के दौरान 5.8 है, तो डेनोमिनेटर यहाँ पे ज़्यादा मतलब ओवरऑल वैल्यू कम, यानी यहाँ पर जो एफ मिनिमम की जो वैल्यू है किसके करस्पॉन्डिंग, पुल के कंपैरिजन, वो पुश के कंपैरिजन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है, कम है। यानी इस ब्लॉक को मूव कराने के लिए आपको यहाँ पे कम ही फोर्स लगाकर आप इसे मूव कर सकते हो, कम ही एफर्ट लगा के आप इसे मूव कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए अपन ऐसा स्टेटमेंट पास ऑन करते हैं कि इट इज़ ईजियर टू पुल देन पुश, इट इज़ ईजियर टू पुल देन पुश। देखिए दोनों सवाल में बिल्कुल डेटा सेम है, कंडीशन सेम है, एक एक वैल्यू सेम ले रखा है, लेकिन पुश करना आसान है, पुल करना मुश्किल है। इसके पीछे रीज़न है, फंडामेंटल रीज़न ये है कि जब आप इसको पुल कर रहे होते हो तो फोर्स का जो एक कंपोनेंट आता है वो वर्टिकली अपवर्ड लगता है। वर्टिकल अपवर्ड लगने से वो क्या होता है, नॉर्मल की जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है, नॉर्मल की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 50 माइनस हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल के अलॉन्ग ही आप फोर्स लगा रहे हो, नीचे तो वेट उतना ही है। तो फोर्स का एक कंपोनेंट इधर आता है जो कि नॉर्मल को कम करा देता है। नॉर्मल को कम कराने का मतलब यह है कि आप लिमिटिंग फ्रिक्शन को कम करा रहे हो, लिमिटिंग फ्रिक्शन को कम करा रहे हो मतलब आपको कम एफर्ट लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं इस वाले एग्जांपल में, तो इस वाले एग्जांपल में आप क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो, पुश कर रहे हो, यानी एक फोर्स का कंपोनेंट जो आएगा वो किधर लगने वाला, वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। वर्टिकली डाउनवर्ड लगने से क्या होगा, नॉर्मल की जो वैल्यू होगी वो बढ़ जाएगी, नॉर्मल की जो वैल्यू होगी बढ़ जाएगी। नॉर्मल की वैल्यू बढ़ गई मतलब कि μs × n, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ गई और आपको इसको मूव कराना कठिन काम होगा। इसलिए अपन यहाँ पर एक स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, क्या, इट इज ईजियर टू पुल देन पुश, यानी किसी अगर कोई हेवी ऑब्जेक्ट रखा है ग्राउंड के ऊपर, एक रफ सरफेस के ऊपर, और आपको उसे मूव कराना है तो आप क्या करोगे, उसे खींचोगे ना कि उसे पुश करोगे, आप पुल करोगे ना कि उसे पुश करोगे, ठीक है, बढ़िया। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, ऐसे ही अपन और भी ढेर सारे एग्जांपल आज करने वाले हैं। तो पुल वाला एक और एग्जांपल देख के लेते हैं। यहाँ पर आपके पास एक ब्लॉक है जिसका मास m है, कोफिशिएंट ऑफ जो फ्रिक्शन है वो म्यू दे रखा है, और आप जो फोर्स लगा रहे हो वो F यहाँ पे लगा रहे हो, ठीक है। तो
आपसे सवाल क्या पूछा है, फाइंड एफ मिनिमम टू मूव द ब्लॉक, एफ मिनिमम टू मूव द ब्लॉक अलॉन्ग ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर मूव कराने के लिए आपको कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। बोलेगा सर अभी अभी तो आपने ये सवाल करा है, नहीं, इस सवाल और प्रीवियस वाले सवाल में थोड़ा डिफरेंस है, मास का नहीं, एंगल का। इससे पहले जो सवाल मैंने आपको दिया था उसके अंदर ये जो फोर्स था वो एक फिक्स्ड डायरेक्शन में लग रहा था, दैट इज 37 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ वो बनाकर लगा रहा था। यहाँ पर फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो वेरिएबल है, यानी फोर्स की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। मतलब इससे पहले वाले सवाल में आपको फोर्स को मिनिमाइज करना था, उसका डायरेक्शन कांस्टेंट दे रखा था, लेकिन इस सवाल में आपका वेक्टर कांस्टेंट नहीं है, आपको फोर्स को मिनिमाइज करना, उसके मैग्नीट्यूड को मिनिमाइज करना है, और डायरेक्शन भी आपको वो डिसाइड करना है, डायरेक्शन भी वो डिसाइड करना है जिस पर फोर्स की वैल्यू मिनिमम हो जाए। तो यहाँ पर दो काम है, तो अपन एक डायरेक्शन फाइंड करेंगे जिसके अलॉन्ग फोर्स की वैल्यू मिनिमम हो जाए। ठीक है, तो पहले आप अपना दिमाग बढ़ा लीजिए, उसके बाद मैं हूँ बताने के लिए। चलिए भाई सॉल्व करते रहेंगे। सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। चलिए अब मैं बताता हूँ करना क्या है। ऑब्वियसली यहाँ पर भी फ्री बॉडी डायग्राम बना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर नॉर्मल लग रहा है, मानना क्या लगता ही है, यहाँ पर भी mg आ गया, और अपन ये मान लेते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा थीटा यहाँ पर वेरिएबल है, थीटा फिक्स नहीं है। तो फोर्स के अपन कंपोनेंट ब्रेक कर लेंगे। इधर कितना आ गया एफ कॉस थीटा, और इधर कितना आ गया एफ साइन थीटा। मुझे पता है वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम मेंटेन रखना है, क्योंकि ब्लॉक को आपको हॉरिजॉन्टली मूव कराना है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम के लिए आप क्या लिखोगे, n प्लस एफ साइन थीटा, जो कि वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है, मस्ट काउंटर बैलेंस mg। यानी आपने यहाँ से n की वैल्यू निकाल ली, n की वैल्यू कितना निकला, mg माइनस ऑफ f साइन थीटा। ठीक है, और फ्रिक्शन ऑब्वियसली पीछे की ओर लग जाएगा। ओहो ये क्या हो रहा है, फ्रिक्शन जो होगा वो आपका पीछे की ओर लग जाता है, यहाँ पर न्यू दे रखा है। ठीक है, तो एफ कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी, यानी कि यहाँ पर मूव कराने के लिए क्या होना चाहिए आपको, एफ कॉस थीटा, यही एक्सटर्नल फोर्स है जो इस ब्लॉक को अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल मूव कराने की कोशिश करेगा। एफ साइन थीटा तो नॉर्मल को चेंज कर रहा है बेसिकली। तो एफ कॉस थीटा अगर आपको मूव कराना है तो लिमिटिंग से क्या होना चाहिए, लिमिटिंग से ज़्यादा होना चाहिए, या कम से कम लिमिटिंग के बराबर होना चाहिए। तो ये इन इक्वेशन से भी आप समझ सकते हो, ये आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है और ये आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो अगर आप चाहते हो कि ब्लॉक मूव करे तो कम से कम एफ एस के बराबर लगाना पड़ेगा या एफ एस से ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो एफ कॉस थीटा की वैल्यू अपन लिख सकते हैं एफ एस से बड़ी होनी चाहिए, और एफ कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी वो म्यू एस इंटू एन होगी। एफ एस की वैल्यू क्या होती है, म्यू एस इंटू एन, और एन की वैल्यू अपन यहाँ से उठा लेंगे। किसी भी एंगल पे लगता है तो बेसिकली वो नॉर्मल पे इफेक्ट करता है। तो एन को अपन क्या लिख लेंगे, एम जी माइनस ऑफ एफ साइन थीटा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एम जी माइनस ऑफ एफ साइन थीटा, एम जी माइनस ऑफ एफ साइन थीटा। चलिए एफ वाले टर्म को, चूंकि मेरा कैपिटल एफ यहाँ पे वेरिएबल है तो ये एफ को यहाँ से यहाँ लेके जाते हैं, इकट्ठे एक साथ रखेंगे अपन। यहाँ पर एफ को अगर आप कॉमन निकालोगे तो आपके पास आएगा कॉस थीटा प्लस म्यू एस। यहाँ पर तो म्यू ही दे रखा है तो आप इसको हटा सकते हो, ये हट जा भाई, आप सिर्फ म्यू यहाँ पे रखिए। ठीक है, तो एफ कॉस थीटा यहाँ पर था, यहाँ पर भी आप सिर्फ म्यू रखिए क्योंकि सवाल में म्यू एस नहीं सिर्फ म्यू दे रखा है, और यहाँ पर म्यू एफ साइन थीटा आ जाएगा, यहाँ पर म्यू साइन थीटा आ गया, म्यू साइन थीटा आ गया, और ये म्यू एम जी से बड़ा होना चाहिए। तो अगर मैं फोर्स की वैल्यू की बात करूँगा तो दैट मस्ट बी इक्वल टू म्यू एम जी, और यहाँ पे अपन बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ठीक है, अगर मैं मिनिमम फोर्स की बात करूँ, इससे ज़्यादा होना चाहिए, तो मिनिमाइज कितना होगा, एक पर्टिकुलर थीटा के लिए मिनिमम कितना होगा, इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो मिनिमम कितना होगा, इसी के बराबर होगा, यानी कि म्यू एम जी डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा।
लेकिन सवाल अभी सॉल्व नहीं हुआ है। क्यों सवाल सॉल्व नहीं हुआ? क्योंकि थीटा वेरिएबल है, थीटा हमने अपनी मर्जी से माना। तो ये मिनिमम फोर्स आया किसी एक पर्टिकुलर थीटा के लिए। क्या आया? किसी एक पर्टिकुलर थीटा के लिए, ठीक है। लेकिन अब अपन थीटा को वेरी करेंगे इस तरीके से कि इस मिनिमम का भी मिनिमम हो जाए। क्या हो जाए? इस मिनिमम का भी मिनिमम हो जाए, यानी एब्सोल्यूट मिनिमम हो जाए। यानी ये जो एफ मिनिमम मैंने निकाला है ये आंसर नहीं अपना, क्योंकि एफ मिनिमम में यहाँ पे तो डायरेक्शन कुछ बता ही नहीं है। ये तो मैंने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर थीटा के लिए एफ मिनिमम फाइंड करना है। तो उसको अगर मुझे फर्दर मिनिमाइज करना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस थीटा के रिस्पेक्ट में पूरे डिफरेंशिएशन करके 0 के बराबर करेंगे। मैक्सिमम मिनिमा आपने बेसिक मैथ में पढ़ा हुआ है। यहाँ पर थीटा आपका वेरिएबल है। क्या है? थीटा आपका वेरिएबल है। थीटा अगर वेरिएबल होगा और आपको इसको फर्दर मिनिमाइज करना है तो इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करेंगे, या इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके बराबर, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करेंगे। दोनों एक ही वैल्यू है, ठीक है। डिफरेंशिएट करके भी आप जा सकते हो। हालांकि एक और चीज़ बेसिक मैथ में पढ़ाते हैं, एक और फंडामेंटल चीज़ बेसिक मैथ में पढ़ाते हैं, वो ये पढ़ाते हैं कि अगर आपके पास एक वैल्यू होती है, कौन सी वैल्यू होती है? a cos थीटा प्लस b साइन थीटा। अच्छा, इधर लिख देते हैं साइड में, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा। तो ये जो आपके पास जो वैल्यू होती है इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू भी होती है और मिनिमम वैल्यू भी होती है। मिनिमम वैल्यू क्या होती है? माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी ये कहाँ से आता है? इसको अपन बेसिक मैथ्स के अंदर, ये कहाँ पर है? ये बेसिक मैथ्स से आया। कहाँ पर आया? बेसिक मैथ्स वाले चैप्टर जो कि आपको फिजिक्स में पहले पढ़ाते हैं, वहाँ से निकल के आया। इसका प्रूफ जो होता है, यानी इस एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू इतनी होती है और मैक्सिमम वैल्यू इतनी होती है, इसको अपन प्रूफ करते हैं। इसके प्रूफ करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो तरीका ट्रिगोमेट्रिक, यानी ट्रिगोमेट्री का इस्तेमाल करके होता है, जो कि बेसिक मैथ्स के अंदर पढ़ाते हैं। और दूसरा सिंपल, आप मैक्सिमम मिनिमा का इस्तेमाल कर सकते हो। इस एक्सप्रेशन को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 कर दोगे, वहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई, और थीटा को वापस इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इसी चीज़ का अपन यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले। देखिए यहाँ पर a cos थीटा प्लस b साइन थीटा में a और b का रोल कौन प्ले कर रहा है वो अपन बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर a का रोल प्ले कर रहा है 1, cos थीटा के बाजू में कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो a का रोल प्ले कर रहा है 1, ये a है। और यहाँ पर b का रोल कौन प्ले कर रहा है? म्यू प्ले कर रहा है। अब देखिए ये जो मिनिमम वैल्यू आया इसका डेनोमिनेटर ये है, तो मुझे इसको और मिनिमाइज करना है, इसको फर्दर और मिनिमाइज करना है। वो मिनिमाइज कब होगा? जब इसका डेनोमिनेटर क्या हो? मैक्सिमाइज हो। इसका डेनोमिनेटर क्या हो? मैक्सिमाइज हो। यानी कि अपन इसकी बात कर रहे हैं, यानी आप इस फोर्स मिनिमम की फर्दर आपने इसको क्या किया? मिनिमाइज किया। और वो कब होगा? ऊपर वाला तो कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पर थीटा वेरिएबल है, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी क्योंकि ये डेनोमिनेटर में है, तो जब ये मैक्सिमाइज होगा तब ये ओवरऑल टर्म मिनिमाइज होगा। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और a का रोल यहाँ कौन प्ले कर रहा है? 1 प्ले कर रहा है, तो 1 का स्क्वायर दैट इज 1, और म्यू का स्क्वायर, b का स्क्वायर दैट इज म्यू का स्क्वायर। तो ये आपके पास आंसर आ गया, ये आपके पास आंसर है, ठीक है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये चीज़ ज़रूर बताइएगा कि किस थीटा के लिए ये पॉसिबल हुआ है, किस थीटा के लिए ये पॉसिबल हुआ। कुछ नहीं करना, आपको इसको डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर कर देना है, ठीक है। वहाँ से आपको थीटा निकल के आ जाएगा। बढ़िया था ये सवाल। चलिए और प्रैक्टिस करने वाले हैं अपन, और सवाल लगाएंगे। आइए 1-2 सवाल और देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके पास एक 5 kg का ब्लॉक है, यहाँ पर 5 kg का ब्लॉक है, और यहाँ पे लगा लिया पुल्ली। यहाँ पे आपके पास एक 1 kg का ब्लॉक है। वर्टिकल प्लेन यानी कि जी की जो वैल्यू है वो नीचे की ओर एक्ट कर रहा है। ये आपका टेबल है, टेबल तो रफ है, और यहाँ पर म्यू की वैल्यू आप 1 ले लें या 2 ले लें, बताइए कितना भी ले सकते हैं। एक ही लेके चलते हैं, म्यू की वैल्यू 0.4 लेके चलते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा है, क्या पूछा? ऑब्वियसली यहाँ पर हिंज रही है बीच में यहाँ पे, तो आपसे पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शन। फाइंड एक्सेलरेशन, ऑब्वियसली दोनों ब्लॉक का ही एक्सेलरेशन पूछा जाएगा, एंड फ्रिक्शन।
ऑब्वियसली किसके बीच फ्रिक्शन पूछा जा रहा है, 5 kg और टेबल के बीच। तो 5 kg और टेबल के बीच फ्रिक्शन पूछा जा रहा है और दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है, क्योंकि दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होने वाला है, क्योंकि ये जितना नीचे जाएगा उतना ही ये इधर जाएगा 5 kg। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होने वाला है क्योंकि वो एक ही स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है, बंधा हुआ है। ठीक है, चलिए भाई वीडियो को करना है पॉज और फिर आपको करना है सॉल्व। चलिए मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ। देखिए अब यहाँ पर मन में डाउट आएगा, आपके मन में डाउट आएगा कि सर ये 1 kg वाला जो ब्लॉक है वो मूव कर भी सकता है, नहीं भी मूव कर सकता। अगर यहाँ पर फ्रिक्शन बहुत अच्छा खासा होगा तो ये मूव कर भी सकता, नहीं भी कर सकता। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है, हमेशा दो पॉसिबिलिटी होगी, ब्लॉक मूव कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। तो जब भी इस तरीके के सवाल आपके अंदर आए, आपके मन के अंदर आए, तो आप क्या करोगे, किसी भी एक सिचुएशन को कंसिडर करके आप आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो नॉर्मली ऐसा ऑब्जर्व किया गया है, जब भी आपको दिक्कत आए ये डिसाइड करने में कि ब्लॉक मूव कर रहा है कि नहीं मूव कर रहा है, उस केस में आप क्या करो, स्टैटिक कंडीशन मान लो। स्टैटिक कंडीशन मानने का मतलब ये है, आप ये मान लो कि ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, और ये मानते हुए आप क्या करो, फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करो। क्या करो आप, फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करो, और फिर अपन क्रॉस वेरीफाई कर देंगे कि फ्रिक्शन की वैल्यू अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, हमारा एजम्पशन सही है। अगर फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा आ गई, मतलब हमारा एजम्पशन गलत है, वाकई में स्टैटिक कंडीशन नहीं है, ब्लॉक मूव कर रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस टाइप के प्रॉब्लम आपको आगे भी मिलेंगे। जब अपन 2 ब्लॉक प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कशन करते हैं तो इस टाइप के प्रॉब्लम आपको वहाँ पर भी फेस किए जाएंगे, और वहाँ पर हालांकि मैं आपको एक एक स्टेप लिखाऊंगा, बताऊंगा। फिलहाल अभी आप इतना ही समरी समझें कि जब भी आपके मन में डाउट हो, जब भी आपके मन में दुविधा हो, शंका हो कि भाई ब्लॉक मूव कर रहा है कि नहीं मूव कर रहा है, तब आप क्या कर सकते हैं, एक एजम्पशन लेते हैं कि मान लीजिए ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, यानी स्टैटिक कंडीशन है। अब स्टैटिक कंडीशन मानते हुए न्यूटन के लॉ का इस्तेमाल करना है अपने को, और फ्रिक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, आप स्टैटिक कंडीशन मानेंगे। दूसरे स्टेप में आप क्या करोगे, एनएलएम का इस्तेमाल करते हुए फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जहां पे आपने स्टैटिक कंडीशन माना है वहां का फ्रिक्शन अपन कैलकुलेट करेंगे, और फिर तीसरे में अपन क्रॉस वेरीफाई कर देंगे। क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि ये जो फ्रिक्शन हमने निकाला है क्या लिमिटिंग से छोटा है या बड़ा है। अगर लिमिटिंग से छोटा है, इसका मतलब स्टैटिक कंडीशन वाकई में हो रहा होगा, हमारा एजम्पशन सही है, हमने जो सॉल्व किया वो सही है। लेकिन अगर हमारा जो फ्रिक्शन है वो अगर लिमिटिंग से ज़्यादा आ गया, इसका मतलब हमारा एजम्पशन गलत हो गया, क्योंकि लिमिटिंग से ज़्यादा आ गया मतलब काइनेटिक कंडीशन है। तो हमने जो एजम्पशन लिया वो गलत हो गया मतलब अपन प्रॉब्लम को फिर से सॉल्व करेंगे, ये मानते हुए कि ब्लॉक वाकई में मूव कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया स्टेप। अब चलिए यहाँ पे लगाते हैं। मुझे नहीं पता कि 1 kg मूव कर रहा है कि नहीं मूव कर रहा है, या 5 kg मूव कर रहा है कि नहीं मूव कर रहा है, तो अपन मान लेंगे कि चलिए मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट पे है, एजम्पशन है। ठीक है, तो अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है तो एफबीडी बनाइए भाई। यहाँ पर इसका एफबीडी टेंशन आ जाएगा, और यहाँ पर mg यानी कि 10 आ गया। देखिए ये जो एजम्पशन वाला जो मैंने आपको अभी रूल समझाया है वो इसलिए वैलिड होता है कि अपन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करें, अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं सॉल्व कर रहे, क्यूबिक इक्वेशन नहीं सॉल्व करें जहां पर 2 या 2 से अधिक रूट्स या सॉल्यूशन पॉसिबल हो। यहाँ पर सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, या तो ब्लॉक मूव करेगा नहीं तो नहीं मूव करेगा, बिकॉज वी आर सॉल्विंग मैथमेटिकली लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो मैंने मान लिया ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, पहला स्टेप है। तो टेंशन की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, mg यानी 10 के बराबर होगी। चलिए अब इसका एफबीडी बनाते हैं। तो अगर यहाँ टेंशन की वैल्यू 10 के बराबर हो गया, यहाँ पर आपके पास नॉर्मल हो गया, यहाँ पर आपके पास mg दैट इज 50 हो गया। और चूंकि ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा क्योंकि मैंने माना है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन स्टैटिक होगा, और फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर होगी, 10 न्यूटन के बराबर होगी। फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर होगी, 10 न्यूटन के बराबर होगी। तो दूसरा स्टेप कंप्लीट। पहले स्टेप में आपने क्या किया, स्टैटिक फ्रिक्शन माना। दूसरे में आपने क्या किया, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का इस्तेमाल किया और फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट किया। अब तीसरा स्टेप में अपन चेक करेंगे क्या ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है μs इंटू एन, μs 0.4 इंटू नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर होगी, 50 के बराबर होने वाला है। तो क्या ये 50 से छोटा है, 50 टू 0.4 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 20 आ गई। 10 क्या 20 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, बिल्कुल छोटा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जंक्शन सही था, हमारा जंक्शन सही था।
1 kg और 5 kg का ब्लॉक जो होगा वो मूव नहीं करेगा। तो एक्सेलरेशन सवाल के अंदर आंसर कितना हो गया 0। और फ्रिक्शन की बात करेंगे तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी वो वाकई में कितनी होगी, ये म्यू इंटू एन से नहीं निकालेंगे, ये 10 के बराबर होने वाला है। तो फ्रिक्शन 10 न्यूटन आ गया, एक्सेलरेशन 0 आ गया, दोनों ब्लॉक रेस्ट पर रहेगा। समझ में आ गया भाई। चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर अपन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप का 1-2 सवाल और देखते हैं। बिल्कुल सिमिलर सवाल लेके चलते हैं अपन। ये 5 kg का ब्लॉक है, फिर से अब की बार म्यू एस 0.4 ले लेते हैं और म्यू के की वैल्यू 0.2 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लैंप के साथ एक पुल्ली है और अब की बार इसके वेट को थोड़ा बढ़ा देते हैं 3 kg। वर्टिकल प्लेन में है यानी जी नीचे की ओर एक्ट कर रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि एक्सेलरेशन जी दे रखा है, वो वर्टिकल प्लेन में है, बस यही वो जी इंडिकेट कर रहा है। आपसे सवाल फिर से वही पूछता है, फाइंड एक्सेलरेशन, ऑब्वियसली दोनों ब्लॉक का ही पूछ रहा है, एंड फ्रिक्शन ऑब्वियसली कहाँ पे पूछा जा रहा है 5 kg और रफ सरफेस के बीच पूछा जा रहा है। चलिए करना है आपको वीडियो को पॉज और उसके बाद करना है सॉल्व। म्यू एस 0.4 म्यू के 0.2 दे रखा है। चलिए ठीक है, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए अब मैं सॉल्व करके बताता हूँ फिर से। अगर आपके मन में जब भी दुविधा हो, डाउट हो, तो आप क्या करेंगे, जो 3 स्टेप मैंने आपको बताया उस पर दिमाग रखना है। मुझे नहीं पता कि 3 kg या 5 kg मूव कर रहा है कि नहीं मूव कर रहा है, तो अपन मान लेते हैं कि नहीं मूव कर रहा है। मान लिया मूव नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर आपके पास टेंशन जो होगा वो mg को बैलेंस कर रहा होगा, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा है, एक्सेलरेशन 0 हो गया। तो टेंशन mg यानी 30 के बराबर हो गया। यहाँ पे टेंशन की वैल्यू किसके बराबर हो गया, 30 के बराबर हो गया। यहाँ पे आपके पास नॉर्मल इधर हो गया, यहाँ पर mg 50 इधर हो गया। और लिमिटिंग फ्रिक्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर चूंकि अगर स्टैटिक कंडीशन है तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो इसको काउंटर बैलेंस करेगा, 30 के बराबर होगा। तो अपन चेक करेंगे क्या ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा है कि नहीं। अगर छोटा होगा तो वाकई में हमारा एजम्पशन सही है। लिमिटिंग आपने एफ की वैल्यू कितनी निकाली है, 30 निकाली है। कितना निकाला, 30 निकाला। और म्यू एस के जगह पर 0.4 का इस्तेमाल करेंगे, 0.2 का इस्तेमाल म्यू के इस्तेमाल अपन नहीं करने वाले। तो 0.4 और नॉर्मल के जगह पर आपने कितना निकाला, 50 निकाला है। तो 30 की वैल्यू क्या 50 × 0.4 20 से छोटा है? नहीं, ये ऐसा नहीं होता। 30 जो है 20 से बड़ा है। इसका मतलब हमारा एजम्पशन गलत हो गया। हमारा एजम्पशन गलत होने का मतलब ये हो गया कि वाकई में स्टैटिक कंडीशन नहीं है। आपके जो ब्लॉक होंगे वो मूव कर रहे होंगे, और जब ब्लॉक मूव कर रहे होंगे तो यहाँ पर ब्लॉक जो होंगे वो क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। यानी कि नीचे की ओर एक्सेलरेट कर रहा होगा और ये इधर एक्सेलरेट कर रहा होगा। और अगर ये एक्सेलरेट कर रहा है तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक नहीं होगा। यहाँ पर जो फ्रिक्शन होगा वो कैसा होगा, काइनेटिक होगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला हमें पता है, वो कितना होता है, म्यू के इंटू एन। म्यू के इसलिए सवाल के अंदर मेंशन कर रखा है 0.2, और नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल 50 के बराबर है। तो 50 × 0.2 की वैल्यू किसके बराबर हो गया भाई, 50 × 0.2 जो हो गया वो 10 के बराबर हो गया। तो आपने काइनेटिक फ्रिक्शन निकाल लिया। तो यहाँ पर भी एफबीडी कंप्लीट कीजिए, यहाँ पर भी टेंशन आपने चेंज हो गया सिचुएशन। ठीक है, तो ये आने का मतलब ये हो गया कि ब्लॉक वाकई में मूव कर रहा है। मूव कर रहा है तो अगर ये जितना एक्सेलरेट करेगा उतना ये एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग के साथ बंधा हुआ। दोनों का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मैंने सेम ले लिया है, बढ़िया है। टेंशन 30, एफबीडी बना दिया। यहाँ पे भी टेंशन नॉर्मल है 50 × 0.2 कर दिया। ठीक है, बढ़िया। अब इक्वेशन बनाते हैं अपन। 3 kg के लिए इक्वेशन बनाएंगे। 3 kg के लिए कैसे इक्वेशन बनाओगे आप, 30 नीचे की ओर है, टेंशन ऊपर की ओर है, -30 माइनस टेंशन, नेट फोर्स डाउनवर्ड कितना हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। और उसके लिए आप क्या बना सकते हो, टेंशन आपको काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की ओर, इतना लग रहा है, टेंशन माइनस फ्रिक्शन काइनेटिक 10 लग रहा है, जो कि मास 5 इंटू एक्सेलरेशन के बराबर हो गया। दोनों को ऐड कर दोगे, टेंशन एलिमिनेट हो जाएगा। 30 माइनस 10 की जगह पर कितना आ गया, 20 आ गया, और यहाँ पर 8 आ गया। यानी कि आपने एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया 20/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन हो गया। और फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन जो होगा वो काइनेटिक लग जाएगा, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इसकी वैल्यू होने वाली है एफ के, दैट इज की 10 न्यूटन के बराबर। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर चलते हैं, प्रैक्टिस करते रहेंगे।
प्रैक्टिस से आपको समझ में आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर हो जाओगे। फिर से वही सवाल लेते हैं। ये 5 kg का ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ पर भी एक क्लैंप है, क्लैंप के थ्रू आपका पुल्ली कनेक्टेड है और पुल्ली से स्ट्रिंग है। ये एक आइडियल स्ट्रिंग पुल्ली सिस्टम है। यहाँ पर फिर से 3 kg का हमने एक ब्लॉक ले लिया है, वर्टिकल प्लेन है, यानी जी नीचे की ओर एक्ट कर रहा है। और अब की बार, अच्छा ये भी डेटा अपन सेम लेते थे। ये यहाँ पर भी जो फ्रिक्शन है, म्यू एस की वैल्यू 0.4 दे रखा है और म्यू के की जो वैल्यू है वो 0.2 दे रखा है। और अब की बार हमने एक एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टली इस डायरेक्शन में लगाया जिसकी वैल्यू 40 न्यूटन के बराबर है, ठीक है। कितने के बराबर है? 40 न्यूटन के बराबर है। रफ सरफेस है ये आपका टेबल का और ये आपका टेबल है वर्टिकल प्लेन में। इस तरीके से सिस्टम दे रखा है। फिर से आपसे वही सवाल पूछा है, फाइंड एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शन। एक्सेलरेशन ऑब्वियसली ब्लॉक का और फ्रिक्शन कहाँ? ब्लॉक और टेबल के बीच का। तो फाइंड एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शन। चलिए वीडियो को करना है आपको पॉज और देन आफ्टर करना है सॉल्व। चलिए भाई सॉल्व करेंगे। फिर से वही आप करोगे, क्या करोगे? आपको पता नहीं, मूवमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। फिर से वही 3 स्टेप को अपन दोहराएंगे। पहला स्टैटिक कंडीशन मान लेंगे, फिर स्टैटिक कंडीशन मानते हुए दूसरे स्टेप में अपन एनएलएम का इस्तेमाल करते हुए फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर क्रॉस वेरीफाई करेंगे क्या फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग से छोटी है, बड़ी है, क्या है। चलिए पहले अपन स्टैटिक कंडीशन मान लेते हैं। यहाँ पर आपके पास टेंशन आ गया, यहाँ पर आ गया mg और टेंशन की वैल्यू 30 के बराबर। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो हमें पता है टेंशन की वैल्यू किसके बराबर है? 30 के बराबर है। यहाँ पे नॉर्मल आपके पास इधर हो गया और नीचे आपके पास mg 50 के बराबर है। अब देखिए 40 आपका राइट से लेफ्ट लग रहा है और टेंशन 30 आपका जो है वो लेफ्ट से राइट लग रहा है, यानी रिजल्टेंट फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। और कितना लग रहा है? 40 - 30। और चूंकि ये रेस्ट पर है, कौन 5 kg है, तो जो बैलेंस्ड फोर्स है दैट इज 40 - 30। 40 - 30 को काउंटर बैलेंस कौन करेगा? फ्रिक्शन करने वाला है और इसके लिए 10 के बराबर होगी। तो सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए फ्रिक्शन को लेफ्ट से राइट लगाना पड़ेगा और 10 होना पड़ेगा, तभी 30 + 10 40 को काउंटर बैलेंस करेगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम पर होगा। ये मैंने माना है इक्विलिब्रियम कंडीशन, और इक्विलिब्रियम कंडीशन मानते हुए मैंने फ्रिक्शन की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लिया। कितना आ गया? 10 आ गया। फिर अपन क्रॉस वेरीफाई करने वाले हैं। क्या क्रॉस वेरीफाई करने वाले हैं? क्या ये फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू × n से छोटा है? क्या फ्रिक्शन जो हमने कैलकुलेट किया, क्या वो लिमिटिंग फ्रिक्शन दैट इज म्यू × n से छोटा है कि नहीं है? आइए चेक करते हैं। फ्रिक्शन की वैल्यू 10 आ गया, म्यू एस की वैल्यू फिर से 0.4 है, नॉर्मल की वैल्यू फिर से कितना है? 50 है। तो 10 की जो वैल्यू है वो 50 × 0.4 दैट इज 20 से तो छोटा है। ये छोटा है, इसका मतलब मेरा एजम्पशन सही है। सही है इसका मतलब वाकई में जो ब्लॉक होंगे वो रेस्ट पर होंगे और हमने अभी जो सॉल्व किया है वो आपका सही आंसर होगा। यानी एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ब्लॉक एक्सेलरेट नहीं कर रहे होंगे और फ्रिक्शन जो होंगे वो लिमिटिंग नहीं लगेगा, स्टैटिक लगेगा, उसके लिए 10 न्यूटन के बराबर होगी। और फ्रिक्शन किधर लगेगा? लेफ्ट से राइट की ओर लगेगा। तो आपने फ्रिक्शन के डायरेक्शन को भी बता दिया, उसके मैग्नीट्यूड को भी बता दिया, यानी आपने कर लिया है प्रॉब्लम को सॉल्व। ठीक है, मज़ा आ रहा? मज़ा आना चाहिए भाई। अगले प्रॉब्लम पे आएंगे। प्रॉब्लम सॉल्व कर करके आपको समझना है। वर्टिकल प्लेन में थोड़ा कहानी कहते हैं। ये आपके दीवार है, वॉल है, यानी वर्टिकल प्लेन में है, अपन जी नीचे की ओर एक्ट कर रहा है। यहाँ पर आपके पास एक ब्लॉक है, ठीक है ना। दीवार के अगेंस्ट आप क्या कर रहे हो? ब्लॉक को पुश कर रहे हो, और आप जो पुश कर रहे हो वो हॉरिजॉन्टली पुश कर रहे हो F से। तो दीवार और ब्लॉक के बीच म्यू एस की जो वैल्यू दे रखी है वो 0.6 दे रखा है, म्यू के की जो वैल्यू है वो 0.4 दे रखा है। ऑब्वियसली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की ओर एक्ट कर रहा है। रफ सरफेस है, रफ वॉल है, और यहाँ पर जो ब्लॉक का जो मास है वो 10 kg अपन ले लेते हैं। तो आपसे पूछा है अगर अपन ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? ब्लॉक नीचे गिर जाएगा, धब से नीचे गिर जाएगा। गिरेगा कि नहीं गिरेगा? ऑब्वियसली गिरेगा। तो आप क्या चाहते हो? इस ब्लॉक को यहाँ पर होल्ड रखने के लिए आप क्या करते हो? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो। तो उस एक्सटर्नल फोर्स की मिनिमम वैल्यू क्या हो? कम से कम कितना फोर्स लगाओगे?
कि ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे रहे। फाइंड एफ मिनिमम so as to maintain इक्विलिब्रियम ऑफ ब्लॉक के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए कम से कम कितना फोर्स लगाओगे। आप प्रैक्टिकली आप देख सकते हो, बहुत कम फोर्स लगाओगे तो गिर जाएगा, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो नहीं गिरेगा, ठीक है ना। फोर्स को कम करो, गिरने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। तो कम से कम कितना फोर्स लगाएं कि ब्लॉक नीचे ना गिरे, यानी सिस्टम इक्विलिब्रियम पे मेंटेन है। चलिए वीडियो को करना है आपको पॉज, देन करना है सॉल्व। आइए मैं सॉल्व करके बताता हूँ। स्टेप्स वही रहने वाले हैं जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के अंदर होने वाले। आपको बनाना है फ्री बॉडी डायग्राम। देखिए वर्टिकल नीचे लग रहा है, यानी mg इधर लग गया, यहाँ पर कॉन्टैक्ट बनाए हुए मतलब नॉर्मल फोर्स इधर लग गया, और वहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स जो इसको मूव कराने की कोशिश कर रहा है नीचे की ओर वो 100 है। और ये इसकी कोशिश क्या होगी, इस सरफेस के रिस्पेक्ट में इसको इधर लाने की कोशिश करेगा, तो ये सरफेस क्या करेगा, उसको अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन को ऊपर की ओर लगाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर है। ठीक है, मुझे पता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम मेंटेन रखना है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर f लग रहा है, इधर से नॉर्मल लग रहा है, तो नॉर्मल मस्ट बी इक्वल्स टू f टू मेंटेन इक्विलिब्रियम अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें भाई, तो वर्टिकल डायरेक्शन में भी आपके पास इक्विलिब्रियम है, तो 100 की जो वैल्यू होगी यानी mg की जो वैल्यू होगी वो फ्रिक्शन के बराबर होगी। और यहाँ पर ये जो फ्रिक्शन आप देख रहे हो वो फ्रिक्शन कैसा होगा, कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक होगा, लिमिटिंग होगा, काइनेटिक होगा, कौन सा होगा, स्टैटिक होना चाहिए, क्योंकि अभी मूवमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पर ये आपका एक्सटर्नल फोर्स है, ये क्या आपके पास एक्सटर्नल फोर्स है। तो अगर आप चाहते हो, क्या चाहते हो, स्टैटिक कंडीशन मेंटेन रहे, तो ये जो फ्रिक्शन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए। और स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो लिमिटिंग से छोटा होता है, और लिमिटिंग का फॉर्मूला होता है कितना होता है, म्यू एस इंटू एन। तो ये स्टैटिक कंडीशन का कंडीशन है, स्टैटिक फ्रिक्शन की कंडीशन है कि अगर आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन है तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग से हमेशा छोटा होता है, क्योंकि लिमिटिंग इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। लास्ट क्लास के अंदर आपको थ्योरी पढ़ाई थी मैंने। चलिए स्मॉल f की वैल्यू आपको यहाँ से रखना है, कितना रखेंगे आप, 100 रखेंगे। म्यू एस के वैल्यू सवाल में रखा 0.6, तो आप 0.6 का इस्तेमाल कर लेंगे, 0.6 इंटू नॉर्मल की वैल्यू आप यहाँ से उठा के इसमें डालेंगे। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी, किसके बराबर है, कैपिटल F यानी एक्सटर्नल फोर्स के बराबर है। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया 100 अपॉन 0.6 की वैल्यू F। यहाँ से कितना आ गया भाई, आप यहाँ से देख सकते हो फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर इक्वल्स टू कितना आ गया, 2500 अपॉन 3 न्यूटन। यानी फोर्स को 500 अपॉन 3 न्यूटन से अधिक होना पड़ेगा, तभी ये कंडीशन मैच करेगा, मतलब ये कंडीशन मैच करेगा, मतलब ये कंडीशन मैच करेगा, यानी कि फ्रिक्शन स्टैटिक होगा। तो फ्रिक्शन को स्टैटिक होने के लिए फोर्स को 500 अपॉन 3 से बड़ा होना पड़ेगा। तो मिनिमम कितना होना पड़ेगा, मिनिमम होना पड़ेगा 500 अपॉन 3 न्यूटन ही मिनिमम होना पड़ेगा। इससे कम अगर अपन फोर्स लगाते हैं तो ये इन इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये इन इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब आपका जो फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, वो जो होगा वो लिमिटिंग से कम नहीं ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कि ब्लॉक वाकई में गिर जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लग जाएगा भाई। तो मिनिमम इतना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, कितना, 500 अपॉन 3। ठीक है, चलिए वो आपका हो गया आंसर। अगले प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, एक दो और वर्टिकल वाले प्रॉब्लम को अपन करेंगे सॉल्व। और कौन सा ले प्रॉब्लम, ये फिर से ये वर्टिकल वॉल है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास एक बुक रख सकते हो, ब्लॉक रख सकते हो, इसका मास स्मॉल m दे रखा है, इनके बीच कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे रखा है, वॉल और ब्लॉक के बीच वर्टिकल प्लेन है, यानी जी नीचे की ओर एक्ट कर रहा है। और अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं, F फोर्स लगा रहे हैं हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना के, यानी थीटा नोन है, थीटा इज फिक्स्ड एंड F इज अननोन। तो आपसे वही पूछा, फाइंड रेंज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, फिर से लिख लेते हैं, रेंज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, फाइंड रेंज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स F so that block will be
विल बी इन इक्विलिब्रियम। ये सवाल वन ऑफ माय फेवरेट है, इसको आप लोग बिल्कुल ऑनेस्टली अटेम्प्ट दीजिए। एक बढ़िया सवाल है, वीडियो को करिए पॉज और कोशिश कीजिए सॉल्व करने की, ठीक है। चलिए मैं सॉल्व करके बताता हूँ, बढ़िया प्रॉब्लम है ये। इसका अगर आप एफबीडी बनाओगे तो ऑब्वियसली नॉर्मल जो होगा वो इस डायरेक्शन में लगने वाला है। इस 4 के आप 2 कंपोनेंट ब्रेक करोगे तो इधर आपके पास आ जाएगा एफ कॉस थीटा और इधर आपके पास आ जाएगा एफ साइन थीटा, और इसके अलावा mg तो नीचे की ओर लग ही रहा है, ठीक है। मुझे पता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलॉन्ग इक्विलिब्रियम है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलॉन्ग आप क्या लिखने वाले हो, आप लिखने वाले हो यहाँ से यहाँ लेफ्ट से राइट नॉर्मल है और इस डायरेक्शन में आपके पास एफ कॉस थीटा। ऑब्वियसली एक्स एक्सिस मेरा हॉरिजॉन्टल है, वाई एक्सिस मेरा वर्टिकल है, तो नॉर्मल की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, एफ कॉस थीटा के बराबर होगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। नॉर्मल की वैल्यू जो होगी वो एफ कॉस थीटा के बराबर होगी। यहाँ पर एक और चीज़ मिस हो रहा है, वो है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो डिपेंड करती है इस एफ साइन थीटा की वैल्यू और mg के ऊपर। देख सकते हो एफ साइन थीटा जो है वो नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है और mg ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है। तो अगर एफ साइन थीटा की वैल्यू mg से अधिक हो गई तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी निकलता है, 2 केसेस निकलते हैं, 2 केसेस यहाँ पे निकलते हैं। दोनों चीज़ मैं आपको समझा दे रहा हूँ। 2 केसेस, अगर एफ साइन थीटा की वैल्यू mg से अधिक हो गई, एफ कैपिटल एफ मुझे नहीं पता है, mg भी मुझे नहीं पता, हो सकता है अधिक हो जाए या कम भी हो सकता है। तो मैंने मान लीजिए ये जो एफ साइन थीटा यानी नीचे से ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो mg दैट इज ऊपर से नीचे जो फोर्स लग रहा है उससे अधिक हो गया। तो एफ साइन थीटा अगर mg से अधिक हो गया तो रिजल्टेंट फोर्स किधर लग जाएगा, इस ब्लॉक के ऊपर लग जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स ऊपर लग जाएगा यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट की कोशिश क्या होगी कि इस ब्लॉक को ऊपर मूव कराए। अगर ब्लॉक ऊपर मूव करेगा तो फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, नीचे की ओर लग जाएगा। फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, नीचे की ओर लग जाएगा। और सिस्टम को इक्विलिब्रियम पे रखना है तो आप देख सकते हो नेट अपवर्ड फोर्स किधर है, ये आपका पहला केस है। इस केस को अपन अब डील कर रहे हैं, तो इस केस में इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है। हॉरिजॉन्टल तो हमेशा मेंटेन है ही, वर्टिकल में भी मेंटेन करना है, तभी तो ब्लॉक आपका इक्विलिब्रियम पर होगा। तो वर्टिकल के अलॉन्ग अगर अपन बात करें तो भाई नेट डाउनवर्ड फोर्स जो है आपके पास है स्मॉल एफ, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे लगने वाला है mg, और वो वर्टिकल अपवर्ड वाला जो फोर्स है वो एक्सटर्नल एफ साइन थीटा के बराबर होगा, ठीक है। और मुझे पता है कि यहाँ पर कंडीशन कैसा है, स्टैटिक है, और स्टैटिक कंडीशन में जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है हमेशा लिमिटिंग से क्या होता है, छोटा होता है। यानी स्मॉल एफ की जो वैल्यू होनी चाहिए वो μs इंटू एन से छोटा होना चाहिए, है ना। तो स्मॉल एफ की वैल्यू अपन यहाँ से रख देंगे और नॉर्मल की वैल्यू अपन यहाँ से रख देंगे। आइए रख के देखते हैं क्या होता है, ठीक है। आपने देख तो लिया, रख देंगे, इसको हटा दीजिए, स्पेस खामोखा लेके जा रहा है। तो स्मॉल एफ की जगह पे आप क्या रखोगे, यहाँ पे देखिए एफ साइन थीटा यहाँ से लेकर ले रहे हैं, एफ साइन थीटा इधर जाएगा तो माइनस mg, ये स्मॉल एफ आ गया, मस्ट बी लेस देन μs इंटू नॉर्मल यानी कि यहाँ से क्या उठाएंगे अपन, एफ कॉस थीटा, ये ले लिया। आपको f की वैल्यू के ऊपर डिस्कशन करना है तो इस f को इधर लेके जाइए, f को इधर लेके जाएंगे तो आपके पास ब्रैकेट में आ गया साइन थीटा, और ये इधर जाएगा तो कैसा आ जाएगा भाई, माइनस आएगा ना, माइनस ऑफ μs, या सिंपली म्यू दे रखा है तो आप म्यू लिख सकते हो, इसको म्यू ही रहने दीजिए नहीं तो होगा कन्फ्यूजन। ये सिर्फ म्यू है ना, μs नहीं है, सिर्फ म्यू दे रखा है सवाल के अंदर, तो इस्तेमाल कीजिए म्यू का। तो ये इधर जाएगा तो आपके पास हो गया माइनस म्यू कॉस थीटा, और इस mg को आप इस साइड लेके चले जाइए, मस्ट बी इक्वल टू mg, यानी फोर्स की जो वैल्यू होनी चाहिए वो mg अपॉन साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा से छोटा होना चाहिए। यानी ये एक्सटर्नल फोर्स इससे छोटा होगा तभी ये स्टैटिक कंडीशन मेंटेन रहेगा, यानी फ्रिक्शन जो होगा वो लिमिटिंग से छोटा होगा, यानी स्टैटिक कंडीशन मेंटेन रहेगा और सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम पे रहेगा। तो ये आपका अपर लिमिट हो गया कि फोर्स को इससे ज़्यादा मत होने दो। अगर आप फोर्स को इससे ज़्यादा होने दोगे तो ये कंडीशन मैच नहीं करेगा, फ्रिक्शन का जो रिक्वायरमेंट होगा वो बहुत अधिक होगा, लिमिटिंग या स्टैटिक उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा और ब्लॉक आपका
किधर जाएगा, ब्लॉक की मूव करने की टेंडेंसी किधर होगी, ऊपर की होगी, क्योंकि एफ साइन थीटा आपका अधिक है। यानी कि एफ साइन थीटा अगर आपका अधिक है तो ओवरऑल ब्लॉक की मूवमेंट करने की टेंडेंसी ऊपर होगी। और फ्रिक्शन क्या करेगा, पहले अपने लिमिट के अंदर अगर एक्सटर्नल अगर फ्रिक्शन का रिक्वायरमेंट है तो वो ब्लॉक को होल्ड किए रखेगा, अगर लिमिट के बाहर चला जाएगा तो ये होल्ड नहीं करेगा। तो लिमिट मेंटेन करने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स को इसके छोटा रखना पड़ेगा। देखिए फ्रिक्शन के प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ये जो इक्वेशन मैंने लिखता हूँ ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इस इक्वेशन आप देख सकते हो, एक दो एग्जांपल पहले से मैंने यहाँ पे लगाना शुरू कर रहा हूँ। ये जो इक्वेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या बताता है, ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, ये क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग से छोटा होता है। तो ये चीज़ का इस्तेमाल मैं 2-3 एग्जाम्पल से इस्तेमाल करते आ रहा हूँ और भी अपन आगे करते जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। तो ये आपने अपर लिमिट फाइंड कर दिया। अब ये एक केस तो आपने सॉल्व कर लिया 2 केसेस में, ये आपका पहला केस था, इसको ए नंबर का नाम दे दिया। अब अपन दूसरा केस निकल के आते हैं, बी नंबर। इफ एफ साइन थीटा की जो वैल्यू होगी, यहां पर हमने ग्रेटर देन एम जी देखा, अगर वो लेस देन एम जी होगा तो क्या होगा, यानी एफ साइन थीटा की वैल्यू अगर एम जी से छोटी होगी, यानी कि अपवर्ड फोर्स अगर एम जी से छोटा होगा, यानी रिजल्टेंट फोर्स डाउनवर्ड की ओर होगा, यानी ब्लॉक की मूव करने की टेंडेंसी किधर होगी, डाउनवर्ड की ओर होगी। डाउनवर्ड की होगी तो उस केस में फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, फ्रिक्शन आपका ऊपर की ओर लग जाएगा। फ्रिक्शन अगर ऊपर की ओर लग जाएगा तो वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम अपन मेंटेन करेंगे। वर्टिकल डायरेक्शन में नेट अपवर्ड फोर्स कितना हो गया, स्मॉल एफ प्लस एफ साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, नेट डाउनवर्ड फोर्स दैट इज mg के बराबर होगी। तो यहाँ से आप स्मॉल f की जो वैल्यू है, अच्छा फिर से अपन वही कंडीशन में जाएंगे, यहाँ पे भी अगेन फ्रिक्शन को क्या होना पड़ेगा, फ्रिक्शन को स्टैटिक होना पड़ेगा। तो स्टैटिक की कंडीशन है कि वो लिमिटिंग से छोटा हो जाए, यानी म्यू इंटू एन से छोटा हो जाए। f की वैल्यू यहाँ से रखेंगे और n की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि n तो हमेशा हॉरिजॉन्टल वही f cos थीटा को काउंटर बैलेंस कर रहा है। तो स्मॉल f की वैल्यू आप यहाँ से क्या रख सकते हो, mg माइनस ऑफ f sin थीटा must be less than mu into n, mu into n, और n के जगह पे आप क्या रखोगे, f cos of थीटा। यहाँ पे नहीं दिख रहा, इसको फिर से लिख लेते हैं। ओहो चलिए, f के जगह पे स्मॉल f के जगह पे क्या रखेंगे अपन, स्पेस थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं केस बी। स्मॉल f के जगह पे आप रखेंगे mg माइनस ऑफ कैपिटल F साइन थीटा, mg माइनस कैपिटल F साइन थीटा मस्ट बी लेस देन म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल के जगह पे आपको रखना है f cos थीटा। फिर f वाले टर्म को इकट्ठे करेंगे, इसको इस साइड लेके जाएंगे, तो इधर आपके पास आ गया mg और ये मस्ट बी f को अगर आपने कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में आ जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, यानी f की वैल्यू यहाँ से इससे बड़ी होनी चाहिए mg अपॉन साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा से, यानी f की वैल्यू अगर इससे अधिक होगी तभी ये स्टैटिक कंडीशन मेंटेन रहेगा, तभी ब्लॉक जो होगा इक्विलिब्रियम पे रहेगा। अगर ये नहीं हुआ तो आपका ब्लॉक कब किधर मूव करेगा, आपकी बार नीचे वाकई में मूव कर जाएगा। तो दोनों को अगर मैं दोनों केसेस को ओवरऑल अगर सुपरपोज कर दूंगा तो मेरे पास एक रेंज निकल के आ जाएगा। वो रेंज मैं अगले पेज पे लिखने जा रहा हूँ। दोनों को मैं क्या करता हूँ, मर्ज कर देता हूँ, इसको और इसको। तो देखिए अगले पेज पे चलते हैं। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन इक्विलिब्रियम f को क्या होना पड़ेगा, mg अपॉन साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, और बड़ा होना पड़ेगा mg अपॉन साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा से। ठीक है, आप देख सकते हैं यही चीज़ है, यहाँ पर अपर लिमिट में माइनस है, ये आपके पास लोअर लिमिट में प्लस है। कहने का मतलब यह है कि फोर्स की वैल्यू इससे कम होनी चाहिए और इससे अधिक होनी चाहिए। अगर आपने इससे कम रख दिया मतलब ब्लॉक को नीचे जाने की टेंडेंसी हो गई और फ्रिक्शन ऊपर लग गया। अगर आप इससे ज़्यादा रख दोगे तो ब्लॉक जो होगा वो किधर जाने की कोशिश करेगा, नीचे जाने की कोशिश करेगा और फ्रिक्शन आपका ऊपर सॉरी, अगर फोर्स आपने कम लगाया, ये एक्सटर्नल फोर्स अगर आपने कम लगाया तो इसको नीचे जाने की लिमिट को क्रॉस करना है अपन। बेसिकली फोर्स इससे छोटा होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा कर दोगे आप फोर्स तो ब्लॉक ऊपर जाने की टेंडेंसी रखेगा, वाकई में ब्लॉक ऊपर मूव कर ही जाएगा। टेंडेंसी कुछ नहीं रखता है भाई, क्योंकि ये ऑलरेडी ये लिमिट है।
तो अगर फोर्स को इससे अधिक रखेंगे तो ब्लॉक आपका ऊपर मूव कर जाएगा, फोर्स को अगर अपन इससे कम रखेंगे तो ब्लॉक आपका नीचे मूव कर जाएगा। यानी फोर्स को अगर आपको सिस्टम को इक्विलिब्रियम पे मेंटेन रखने के लिए इससे छोटा और इससे बड़ा रखना पड़ेगा। आप देख रहे हो एक्सटर्नल फोर्स को जैसे जैसे अपन चेंज करेंगे, फ्रिक्शन अपने आप को चेंज कर रहा है। पहले फ्रिक्शन इधर लग रहा था, अब इधर लग रहा है। कहने मतलब फ्रिक्शन जो है यहाँ पर चूंकि स्टैटिक है तो बाहरी कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर है, सो एज टू मेंटेन इक्विलिब्रियम ऑफ ब्लॉक। तो फाइनली आपने कंक्लूजन ये निकाला कि अगर आपको ब्लॉक को इक्विलिब्रियम पे रखना है तो फोर्स को यहाँ से यहाँ के बीच होना चाहिए। इस रेंज को अगर वो क्रॉस कर जाता है, यानी फोर्स जो होगा अगर इससे कम हो गया तो ब्लॉक नीचे की ओर गिर जाएगा, फोर्स अगर इससे ज़्यादा हो गया तो ब्लॉक आपका ऊपर की ओर मूव कर जाएगा। ठीक है, बढ़िया। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं यहीं पे। एक ब्लॉक है यहाँ पे, ठीक है, वर्टिकल प्लेन है यानी जी नीचे की ओर एक्ट कर रहा है, और यहाँ पर एक और आपके पास एक ब्लॉक है, ठीक है। इनके बीच कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दोनों सरफेस के बीच जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है वो म्यू दे रखा है। इस ब्लॉक का मास स्मॉल m है। तो कभी ऐसा होगा कि अगर आपके पास एक ब्लॉक है और ब्लॉक के चिपका के एक ब्लॉक को रखोगे वर्टिकल प्लेन में तो ऑब्वियसली ये क्या कर जाएगा, नीचे की ओर गिर जाएगा। लेकिन अपन क्या चाहते हैं कि ब्लॉक नीचे की ओर ना गिरे, इसके लिए अपन क्या करते हैं, ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है इस बड़े वाले ब्लॉक का मास कैपिटल M ले लेते हैं और इसको अपन एक्सेलरेट कराते हैं। तो आपसे पूछा है फाइंड, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट करा रहे हैं, तो फाइंड ए मिनिमम ऑफ कैपिटल M so that small m do not fall down, यानी स्मॉल m को नीचे नहीं गिरना है, स्मॉल m को कैपिटल M के साथ साथ मूव करना है। तो एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल M कम से कम कितना होना चाहिए। करेंगे वीडियो को पॉज और करेंगे सॉल्व। चलिए अब मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। सिंपल चीज़ है। यहाँ पर देखिए आपका कैपिटल M जो है वो भी मूव कर रहा है, स्मॉल m भी मूव कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व अपन दो तरीके से कर सकते हैं, या तो ग्राउंड के फ्रेम में भी आप सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आप ऑब्जर्वर को कैपिटल M पर भी बिठा सकते हो, यानी सूडो फोर्स के रिस्पेक्ट में भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं यहाँ पे सूडो फोर्स की हेल्प से सॉल्व करके आपको बताता हूँ। देखिए आप क्या करो, ऑब्जर्वर को इस कैपिटल M के ऊपर बिठा दो। ऑब्जर्वर को आपने अगर कैपिटल M के ऊपर बिठा दिया और कैपिटल M चूंकि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, मतलब ऑब्जर्वर आपका एक्सेलरेट कर रहा है लेफ्ट से राइट, यानी कि ऑब्जर्वर आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। और नॉन इनर्शियल फ्रेम में अपार्ट फ्रॉम रियल फोर्सेज आपको सूडो फोर्स को भी इंक्लूड करना पड़ता है। तो इसका जब अपन फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो स्मॉल mg इधर की ओर लग जाएगा और सूडो फोर्स इधर की ओर लग जाएगा, स्मॉल m इसका मास और ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन यहाँ से नॉर्मल लग जाएगा, ठीक है। और ये फोर्स क्या कराएगा, इसको नीचे लाने की कोशिश करेगा, तो इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन ऊपर लग जाएगा। तो ये विथ रिस्पेक्ट टू मैंने कैपिटल M सॉल्व कर रहा हूँ प्रॉब्लम को। देखिए मुझे पता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो नॉर्मल होगा वो सूडो फोर्स को क्या करेगा, बैलेंस करेगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है वो mg को क्या करेगा, काउंटर बैलेंस करेगा। और मुझे पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा वो म्यू इंटू एन से छोटा होगा। देखिए फिर से वही इक्वेशन आ गया ना। ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। स्मॉल एफ दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। देखिए एफ की वैल्यू यहाँ से रख के डालते हैं, चाहे प्रॉब्लम कुछ भी हो, अगर आपने ये इक्वेशन का इस्तेमाल कर लिया तो प्रॉब्लम 95% 99% प्रॉब्लम आपके मतलब लिमिटिंग वाले, जैसे यहाँ पर मिनिमम वर्ड पूछा है तो मिनिमम मैक्सिमम वाले जो वर्ड आपसे सवाल में पूछता है ना, तो इसी इक्वेशन से सॉल्व होगा, ठीक है। तो f की जगह पे आपने mg रखा है, यहाँ पर म्यू इंटू नॉर्मल की जगह पर आपने ये रख दिया, नॉर्मल की जगह पे कितना आ जाएगा, m इंटू ए आ जाएगा, m से m कैंसिल हो गया। और एक्सेलरेशन की वैल्यू इस घटना को घटने के लिए g अपॉन म्यू से बड़ा होना चाहिए, तो मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए g अपॉन म्यू, ठीक है। मिनिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू इसके बराबर होगी, तभी वो ब्लॉक इसके रिस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम पे रहेगा। इक्विलिब्रियम पे रहेगा मतलब कि
ग्राउंड के फ्रेम में दोनों कॉमन एक्सीलरेशन ए के साथ मूव कर रहे होंगे और सिस्टम इस कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में स्मॉल एम रेस्ट पे रहेगा, नीचे की ओर नहीं गिरेगा। तो ये आपका आंसर हो गया। इस प्रॉब्लम को भी आप ग्राउंड के फ्रेम में भी सॉल्व कर सकते हो। ग्राउंड के फ्रेम में भी क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम बनाने के लिए एफ की वैल्यू एम जी के बराबर ही होगी, ये वाली इक्वेशन। और ग्राउंड के फ्रेम में चूंकि कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में स्मॉल एम एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, यानी दोनों का एक्सेलरेशन सेम होने वाला ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो कैपिटल एम का अगर एक्सेलरेशन ए था इस डायरेक्शन में, तो स्मॉल एम का भी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ए हो जाएगा। और इसको इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कौन करा रहा है, एन करा रहा है, उस समय तो जीरो फोर्स लगने वाला नहीं है, तो ये नॉर्मल की वैल्यू मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। तो इक्वेशन सेम बनेंगे, फिर से वही प्रॉब्लम, उसी को आप उसी तरीके से आप करोगे सॉल्व। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम हो गया। चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं अपन, एक और प्रॉब्लम देखेंगे। जैसे ये आपके पास एक टेबल है, स्मूथ टेबल है, वर्टिकल प्लेन है, जी नीचे की ओर एक्ट कर रहा है, और इसके ऊपर आपने क्या रखा है, चेन रखा है। ये आपके पास चेन है, और सॉरी स्मूथ नहीं है वो, यहाँ पे फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन की जो वैल्यू दे रखा है वो म्यू दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। रफ सरफेस के ऊपर टेबल है, और इस तरीके से वर्टिकल प्लेन में आपने क्या किया, चेन को हैंग कर दिया। चेन का अगर अपन मास के बारे में बात करें तो चेन का टोटल मास m है, और चेन की जो टोटल लंबाई है वो कैपिटल L है। चेन की जो टोटल लेंथ है वो कैपिटल L है, और चेन का जो टोटल मास है वो कैपिटल M है। और यहाँ से जो पोर्शन जो हैंग कर रहा है उसकी जो लेंथ है वो x है, यानी ये जिसकी जो लंबाई है वो x दे रखा है। कैपिटल M टोटल चेन की मास, कैपिटल L टोटल चेन की लेंथ, और यहाँ से यहाँ जो लंबाई है वो x दे रखा है। तो आपसे वो पूछा है फाइंड x मैक्सिमम सो दैट चेन विल बी in equilibrium, chain will be in equilibrium, चेन को इक्विलिब्रियम पे रखने के लिए x की मैक्स वैल्यू क्या हो सकती है। देखिए x अगर कम आप रखोगे तो ऑब्वियसली ये चेन नीचे की ओर स्लिप नहीं करेगा। x को जैसे जैसे आप बढ़ाओगे चेन की जो प्रोबेबिलिटी होगी, जो पॉसिबिलिटी होगी नीचे जाने की, वो बढ़ जाएगी। तो मैक्सिमम कितना चेन का लेंथ आप नीचे हैंग कर सकते हो, लटका सकते हो, सो दैट ये जो चेन होगा वो इक्विलिब्रियम पर रहे, यानी नीचे ना गिरे। उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा अगर आपने बढ़ा दिया तो ये क्या करेगा, गिर जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को कीजिए पॉज और करेंगे सॉल्व। ठीक है, अब मैं सॉल्व करके बताता हूं। देखिए कैसे सॉल्व करें, कोई बात नहीं, सॉल्व करके देखते हैं। अगर पहले मैं इतने पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम बना, तो बढ़िया सवाल है। चेन वेन वाले जो सवाल होते हैं वो भी आपको अच्छा लगेंगे, प्रैक्टिस करके आप सीख सकते हो। पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ का एफबीडी बनाता हूँ, इस पोले पोर्शन का। इसका मास mg नीचे की ओर एक्ट करेगा, इसका स्मॉल mg नीचे की ओर एक्ट करेगा। अब इसका स्मॉल m निकालना है, तो भाई मुझे पता है अगर L लेंथ का मास कैपिटल M है तो 1 यूनिट का मास कितना होगा, m/L, और x यूनिट का मास कितना होगा, m/L इंटू x। ऐसा NLM में भी हमने देखा है। ठीक है, फिर से समझिए क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर हमने कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं है, यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल किया है। L लेंथ का मास कैपिटल M है, तो 1 यूनिट का मास जो होगा वो कैपिटल M/L होगा। तो x लेंथ का जो मास होगा वो कैपिटल M/L इंटू x होगा, यानी इसका जो मास होगा वो ये स्मॉल m हो गया, इंटू जी इसके बराबर करेंगे। ठीक है, तो जो वेरिएबल दे रखा होता है कोशिश करते हैं उसी के टर्म में आंसर लेकर आए, कुछ नया वेरिएबल अपन इंट्रोड्यूस ना करें। और यहाँ पर चेन में एक टेंशन फोर्स जैसा कुछ होगा, यहाँ पर कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, इसको मैं टेंशन के नाम से दे रहा हूँ क्योंकि पुल कर रहा होगा, तभी तो इसको इक्विलिब्रियम पे रखे हुए। तो ये टेंशन की जो वैल्यू होगी वो इसके बराबर होगी, तभी तो ये वाला सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है। ओवरऑल सिस्टम को मुझे क्या करना है, इक्विलिब्रियम पे रखना है। तो टेंशन की जो वैल्यू होनी चाहिए वो M/L इंटू xg के बराबर होना चाहिए, सो दैट टू मेंटेन इक्विलिब्रियम ऑफ दिस प्लेसेस। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, कुछ दूसरा कलर लेके लेते हैं, ब्लैक कलर लेके देखते हैं। अब अपन फ्री बॉडी जो डायग्राम है अपन इसका बनाएंगे, किसका बनाएंगे, इस वाले पोर्शन का। और ये तो उड़ ही गया, अभी सारा का सारा चला गया। डायग्राम को फिर से बनाइए,
डायग्राम को फिर से बना लेते हैं, टेंशन लेने वाली बात नहीं, बहुत जल्दी बनेगा। यहाँ पर आपके पास था चेन, और चेन की कुछ पोर्शन जो थी वो हैंग कर रही थी, ठीक है। और फिर से बना लीजिए, चेन आ गया, ये रहा चेन, यहाँ पर चेन थी, ठीक है। तो हमने क्या किया था, इससे पहली बार में हमने इस पोर्शन का एफबीडी बनाया था, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो, हाँ कहाँ पे अपन हैं भी, ठीक है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा डायग्राम बस हौच पौच हुआ है, इसको अच्छे से, इसको हटा लीजिए, इसको हटाइए, फिर से बनाते हैं। ये ब्लैक कलर सूट नहीं किया। ये आपके पास यहाँ पर ये चेन है, चेन की जो लंबाई है वो नीचे की ओर x थी, हमने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था, और फ्री बॉडी डायग्राम बनाने पर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था, इसका mg था, स्मॉल mg, और इस स्मॉल mg को हमने लिखा था m/l x g के बराबर, और यहाँ पर ये टेंशन था, इसको काउंटर बैलेंस कर रहा था। ऊपर हमने देखा, अच्छा ये थोड़ा नीचे हो गया, ठीक, बढ़िया। अब अपन बात करेंगे इस वाले पोर्शन की, चलिए इसको भी अपन देखते हैं। यहाँ से यहाँ जो टेबल पर जो पोर्शन है उसकी बात कर रहे हैं अपन। तो टेबल पर जो पोर्शन है तो ऑब्वियसली हर जगह कांटेक्ट बनेगा, तो यहाँ पर नॉर्मल फोर्स लगेगा, और यहाँ पर जो लंबाई है वो कितनी होगी, अगर टोटल लंबाई l है आपके पास, यहाँ पे लंबाई x है, तो यहाँ से यहाँ की जो लंबाई होगी वो l - x होने वाली है, क्योंकि टोटल को l होना है। तो अगर l लेंथ का मास m है, 1 यूनिट का मास m/l है, x यूनिट लेंथ का मास m/l इंटू x है, तो l - x यूनिट का मास कितना होगा, m/l इंटू l - x, यानी यहाँ पर नॉर्मल होगा, और इसका खुद का जो mg होगा उसमें अपन लिखने वाले हैं यहाँ का मास दैट इज m/l इंटू l - x इंटू g, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो टेंशन लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा हॉरिजॉन्टली, और उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लगने वाला है फ्रिक्शन। और मुझे पता है कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है, कौन सा, जो टेबल पे रखा हुआ। देखिए ओवरऑल चेन को मैंने 2 सब सिस्टम में डिवाइड किया, एक जो हैंग कर रहा है उसके इक्विलिब्रियम पे फोकस कर रहे हैं, यहाँ पे टेंशन लिख दिया, और अब अपन बात करें जो टेबल पे रखा हुआ है, क्योंकि ये पॉइंट कॉमन है तो टेंशन लगने वाला, बस फर्क ये है चेन में कि इस पे टेंशन इधर लग रहा है और इस पे टेंशन इधर लग रहा है, ठीक है, क्लियर। और ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको इक्विलिब्रियम पे रखने के लिए टेंशन की जो वैल्यू होगी वो फ्रिक्शन के बराबर होनी चाहिए, और वर्टिकल डायरेक्शन में इसको इक्विलिब्रियम पे रखने के लिए नॉर्मल की जो वैल्यू होनी चाहिए वो उस वाले मास दैट इज m/l इंटू l - x इंटू g के बराबर होना चाहिए। और सिस्टम कैसा है, इक्विलिब्रियम पर है, इक्विलिब्रियम पर मतलब फ्रिक्शन कैसा होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए, और स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो लिमिटिंग से छोटा होता है। देखिए फिर से वो इक्वेशन आ गया, माय फेवरेट इक्वेशन। आपको फ्रिक्शन में इससे डरना नहीं है, बस ये यही बताता है कि भैया आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन होने वाला है वो लिमिटिंग से छोटा होने वाला है। चलिए यहाँ से देखिए इन दो इक्वेशन को देखिए, इन दोनों इक्वेशन का LHS बराबर है, इसका मतलब इनका RHS भी बराबर होगा, यानी स्मॉल f की जो वैल्यू होगी वो m/l इंटू xg के बराबर होगी। तो फ्रिक्शन की वैल्यू मैंने यहाँ से यहाँ पे डाला, कितना डालेंगे अपन, कैपिटल M/l xg दैट मस्ट बी इक्वल टू लेस देन म्यू इंटू नॉर्मल। नॉर्मल की वैल्यू मैंने यहाँ से यहाँ पे डाला, इस वाले इक्वेशन में देखिए नॉर्मल की वैल्यू कितनी है, कैपिटल M/l l - xg। देखिए m/l यहाँ भी कैंसिल हो गया, g से g यहाँ भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर इक्वेशन क्या बना, x LHS में, और यहाँ पर क्या इक्वेशन बना, मस्ट बी लेस देन, कितना आ गया भैया आपके पास, म्यू टाइम्स l - x। फिर x को अपन इस साइड लेकर आएंगे, तो x तो यहाँ पर ऑलरेडी था, कॉमन निकालेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पर माइनस म्यू x है, इस साइड आएगा तो कितना आ जाएगा, प्लस म्यू आ जाएगा, और इस साइड आपके पास म्यू इंटू l आ जाएगा। ये म्यू इंटू l यहाँ पे बचा, यहाँ पर म्यू इंटू -x, यानी कि माइनस म्यू x को इस साइड लेकर आए तो प्लस म्यू x बन गया, और यहाँ पर x था। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जो x की वैल्यू होनी चाहिए वो इससे छोटी होनी चाहिए, किससे छोटी होनी चाहिए, म्यू l/1 प्लस
म्यू से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो x की वैल्यू इससे छोटी होनी चाहिए, यानी इससे कम होनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा क्या हो सकता है, x की वैल्यू जो होगी वो इससे छोटी होनी चाहिए। तो मैक्सिमम कितना होगा, इसी के बराबर हो सकता है, यानी x मैक्सिमम की जो वैल्यू होगी वो म्यू इंटू एल डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू के बराबर होगी। यानी मैक्सिमम इतना लेंथ आप हैंग करा सकते हो। इससे ज़्यादा अगर आपने हैंग करा दिया तो इसका वेट इतना ज़्यादा होगा कि यहाँ के फ्रिक्शन को वो काउंटर बैलेंस कर लेगा, यहाँ के फ्रिक्शन के औकात के बाहर की बात हो जाएगी कि वो उसको होल्ड कर रखेगा और सिस्टम आपका गिर जाएगा। तो मैक्सिमम अपन इतना लेंथ रख सकते हैं, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बढ़िया, समझ में आ गया। और भी कुछ एग्जाम्पल है, लेकिन अपन उसके बारे में नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो फ्रिक्शन के अंदर हमने अभी तक क्या क्या देख लिया, फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले सेक्शन के अंदर हमने फ्रिक्शन को डिफाइन किया था, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन देखे थे, ड्राई फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन और कौन सा फ्रिक्शन था, इंटरनल फ्रिक्शन था। इंटरनल फ्रिक्शन ऐसा सिलेबस में पढ़ना नहीं है। फ्लूइड फ्रिक्शन को विस्कस वाले चैप्टर के अंदर देखेंगे, विस्कोसिटी वाले चैप्टर के अंदर देखेंगे, और ड्राई फ्रिक्शन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सेकंड सेक्शन हमने स्टार्ट किया था जहाँ पे ड्राई फ्रिक्शन के टाइप्स, स्टैटिक, लिमिटिंग, काइनेटिक के ऊपर हमने डिस्कशन किया था। और आज की क्लास में, लास्ट क्लास में जो थियरी डेवलप किया था इन तीनों फ्रिक्शन का, उसके ऊपर हमने आज की क्लास में बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। ठीक है, अगले क्लास के अंदर अपन स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन थर्ड, जहाँ पे अपन बात करेंगे एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए भाई। चलिए भाई, बाय बाय सबको।